हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, आपका जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर से बेहतर हो, उसके लिए मैं अपनी ओर से भरपूर मेहनत कर रहा हूँ, कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और भरपूर प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का एग्जाम जो है ना वो और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो सके। तो इसी कड़ी में आज जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे BPCS 187 को। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे BPCS 187 को। इसका जो नाम है वो है मानव संसाधनों का प्रबंधन। मतलब हम ये कह सकते हैं कोर्स कोड BPCS 187 और कोर्स टाइटल मानव संसाधनों का प्रबंधन। मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि ये जो बुक है, इस बुक की एक वीडियो सीरीज पहले ही आ चुकी है और उसमें हम लोगों ने टोटल 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और उसके बाद मैंने उस वीडियो को वहीं स्टॉप कर दिया था, उस वीडियो सेशन को, और मैंने कहा था कि आज जो है एक और वीडियो सेशन आ जाएगा। तो ऐसा ही हो रहा है और एक वीडियो सेशन आज मैं लेकर आ गया हूं और इसमें हम लोग पूरे के पूरे बुक को आज डिस्कस करके इस वाले ब्लॉक को, इस वाले सीरीज को ख़त्म करेंगे। और ऐसा है कि ये जो आप लोगों को PDF दिख रहा है ये आप लोग परचेज कर सकते हैं या आप लोग खरीद सकते हैं 9523779253 पर व्हाट्सएप करके। और ये जो है ना एक तरह की ई बुक होगी, ये अमेजन पर भी आपको किंडल के ऊपर आपको अवेलेबल रहेगी। आप किंडल, अमेजन किंडल से भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। खैर, ये सारी बातें हुई एक साइड, अब चलते हैं सीधे मुद्दे पर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, अरे भाई क्या कर दिया मैंने, एक सेकेंड। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको अभी डिस्कस करना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास क्या है, इसके स्वरूप, विस्तार और उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। मानव संसाधन विकास के स्वरूपों का वर्णन कीजिए। मानव संसाधन विकास के विलक्षण एवं महत्व अथवा लाभों का विश्लेषण कीजिए। मानव संसाधन विकास के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों को डिस्कस करना है। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा ऊपर की ओर लिए जाता हूँ। अब ये आ चुका है ऊपर दोस्तों, इसे ही अभी हमें डिस्कस करना है। एक सेकेंड, और एक काम मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिस्कशन को हम लोग। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मानव संसाधन विकास, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस पर डिस्कस करना है हमें। अभी इसके पिछले वाले जो वीडियो सेशन में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जिसको मैंने बताया था मानव संसाधन प्रबंधन, वो कुछ हद तक, या कह ले कि 99.99% इससे मैच करता है। मतलब अगर हम ये कहें कि अगर दोनों का उत्तर हम सेम लिख दें तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि मानव संसाधन विकास जो है ना, यह मानव संसाधन प्रबंधन की ये एक अवधारणा है। मतलब दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं। मानव संसाधन प्रबंधन का एक विषय मानव संसाधन विकास है। और मैंने पिछले वीडियो सेशन में भी आप लोगों को बताया था कि मानव संसाधन विकास जो है, इसका एक मंत्रालय हुआ करता था अपने इंडिया में, जिसे हम आज जो है ना शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं। पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मंत्रालय था वो आज एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुका है। खैर, उसको अलग करते हैं, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि किसी संगठन का प्रभावी प्रदर्शन न केवल उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता, बल्कि संगठन द्वारा समय समय पर इसकी गुणवत्ता और क्षमता पर निर्भर करता है। तो दो राष्ट्रों के बीच का अंतर काफी हद तक मानव संसाधनों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इस तरह यहाँ पर आप ये सारी बातें समझ गए होंगे लाइन से। अगर नहीं समझे हैं तो मैं आगे समझाऊंगा। मानव संसाधन विकास मानव संसाधन प्रबंधन का वह हिस्सा है जो विशेष रूप से कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास से संबंधित है। यह कर्मचारियों को अपने ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में आत्मपूर्ति और सहायता प्राप्त कर सके। तो देखिए कि कोई भी जो आप समझ लीजिए कि संगठन है, वह तब तक बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता है जब तक उसके जो कर्मचारी हैं वो शिक्षित नहीं है या प्रशिक्षित नहीं है, अपने उसके अंदर कौशल नहीं है, उनके अंदर अगर क्षमताएं नहीं है तो फिर वो अच्छे से किसी भी संगठन का विकास नहीं कर सकते हैं। किसी भी संगठन का जो है ना विकास उसके संसाधनों पर नहीं, अपितु उसके मानव संसाधनों पर निर्भर करता है।
तो यहाँ मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन का एक हिस्सा है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये दोनों आपस में गुथे हुए हैं। तो मानव संसाधन प्रबंधन एक ब्रॉड टॉपिक है, एक बड़ा सा टॉपिक है, जिसके अंदर हम संगठन की सारी बातों को सम्मिलित करते हैं, चाहे वो संगठन के उद्देश्य हो, संगठन की कमियां हो, संगठन की खामियां हो, संगठन में सुधार हो, मानव संसाधन के प्रति उनका रवैया हो, तो वो सारी चीजें मानव संसाधन प्रबंधन का हिस्सा है। लेकिन मानव संसाधन विकास की बात करें तो यह एक विशेष टॉपिक है, एक विशेष क्षेत्र है मानव संसाधन प्रबंधन के अंदर। मानव संसाधन विकास जो है यह मानव संसाधन प्रबंधन के अंदर एक टॉपिक है, एक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, कर्मचारियों के विकास की व्यवस्था होती है, कर्मचारियों के ज्ञान वृद्धि की व्यवस्था होती है, एवं इसी के साथ साथ संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने की भी थोड़ी बहुत व्यवस्था होती है। तो जो भी मानव संसाधन प्रबंधन में मैंने पढ़ाया आप लोगों को, लगभग वही सारी बातें यहाँ दी गई है। तो इसमें कुछ नया नहीं देखने को मिल रहा है, सब कुछ वही है, उसी को लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब सीधे आते हैं मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की परिभाषा पर। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की परिभाषा की बात करें तो ये है कि एचआरडी को एक संगठन में व्यक्तियों के बौद्धिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को तैयार करने के लिए संगठन द्वारा की जाने वाली गतिविधियों और प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, ताकि समुदाय के लिए एक संसाधन के रूप में उच्च मानवीय क्षमता प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सके। तो एचआरडी क्या है कि एचआरडी एक तरह से एक संगठन के अंदर व्यक्तियों के बौद्धिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षमता के विकास का कार्य करता है एक संगठन के भीतर। और इससे क्या होता है कि अगर ये सारी चीजों के विकास में एचआरडी कार्य करता है, तो एक तरह से जो मानव रूपी संसाधन है वो अपनी उच्चतम मानवीय क्षमताओं को प्राप्त करता है। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए एचआरडी जो है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यह कोई तंत्र का सेट नहीं है, ठीक है, तंत्र या तकनीकों का सेट नहीं है, अपितु यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारी को विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्षमताओं को प्राप्त करने में मदद किया जाता है। मतलब एचआरडी क्या करती है, तो कर्मचारियों के विभिन्न कार्य को करने में जो क्षमताएं होती है उसको प्राप्त करने में ये मदद करती है। अब देखिए जो एचआरडी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मानव संसाधन विकास है, इसके उद्देश्य क्या है, अभिप्राय क्या है, तो वो मैं भी आप लोगों को बता देता हूं। तो मानव संसाधन विकास या एचआरडी जो वो क्या करता है, वर्तमान नौकरी पर जो व्यक्ति लगा हुआ उसके प्रदर्शन में सुधार की कोशिश करता है, भविष्य की नौकरियों को करने के लिए व्यक्ति की क्षमता में सुधार, समूह की गतिशीलता और प्रभावशीलता में सुधार करता है, व्यक्ति के दृष्टिकोण में सुधार करता है, और संगठन के लक्ष्य के साथ साथ व्यक्ति के एकीकृत लक्ष्य को भी प्राप्त करने में मदद करता है। मतलब संगठन का जो लक्ष्य है उसको तो वो बढ़ाता ही आगे, लेकिन व्यक्ति का जो लक्ष्य है उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर संगठन में काम करेगा तो क्यों करेगा, क्योंकि उसे कुछ पैसों की आवश्यकता है, ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सके, अपने आप को स्टेबल कर सके और अपना घर परिवार चला सके। इसीलिए तो कोई व्यक्ति किसी संगठन में काम करता है, किसी जगह सरकारी नौकरी में कार्य करता है, कोई प्राइवेट नौकरी में कार्य करता है, कोई अपना खुद का स्टार्टअप खोल ले, कोई खुद का बिजनेस करता है। तो सब संगठन में क्या करते हैं, संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और फिर इंसान खुद भी, मानव संसाधन खुद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और संगठन में उपलब्ध मानव संसाधन का अनुकूलन करने का कार्य किसका है, तो मानव संसाधन विकास का। रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का कार्य किसका है, तो ये मानव संसाधन विकास का। और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। गुणवत्ता प्रबंधन की सहायता करने का काम भी मानव संसाधन विकास का है। कर्मचारी अप्रचलन को रोकने के लिए, जैसे कि कर्मचारी क्या होता है, एक कंपनी में काम करते करते अच्छा नहीं लगता, दूसरे कंपनी में भाग जाते हैं, तो उसको रोकने का काम भी किसका है, मानव संसाधन विकास का है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब है मानव संसाधन की प्रकृति। तो मानव संसाधन की प्रकृति की बात करें हम अगर, तो सबसे पहला मानव संसाधन विकास में सीखना। मानव संसाधन विकास क्या करता है, तो सिखाने का काम करता है। किसको, तो कर्मचारियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है, कर्मचारियों को नई अवधारणाओं को सीखने में मदद करता है, उनके कौशल विकास में ये मदद करता है। तो सीखने का कार्य किसके माध्यम से होता है, तो मानव संसाधन विकास के माध्यम से होता है। करियर विकास, कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी में कार्य करता है तो नौकरी में उसकी विशेषताओं को देखते हुए जब उसे प्रमोशन मिलता है या नौकरी में कोई पद मिलता है तो उसे हम करियर विकास कह सकते हैं। यह भी किसका काम है, तो मानव संसाधन विकास का काम है। विशिष्ट अवधि, कोई भी जो मानव संसाधन विकास होता है ना, उसका एक निश्चित अवधि होती है। मतलब मानव संसाधन विकास का एक कार्यक्रम होता है जो कि छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है या मध्यावधि का हो सकता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मानव संसाधन विकास क्या करता है,
तो यह एक तरह से कर्मचारी के प्रदर्शन में सुधार करने की कोशिश करता है। कर्मचारी कैसा कार्य कर रहा है तो वो उसके प्रदर्शन को सुधारने की कोशिश करता है, चाहे वो प्रशिक्षण के माध्यम से हो, चाहे वो अन्य किसी भी माध्यम से हो। तो मानव संसाधन विकास क्या करता है, तो एक तरह से कर्मचारी के प्रदर्शन में सुधार की कोशिश करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसको तीन मंथ का एक्सपीरियंस है और उसको प्रोन्नत करना, उसको प्रमोशन देना किसी उसी कंपनी के अंदर, तो कंपनी वाला पहले उसको प्रशिक्षण देगा। तो प्रशिक्षण देने के बाद क्या होगा, उसके प्रदर्शन में सुधार होगा। या फिर कोई कर्मचारी जो है खराब परिस्थिति से गुजर रहा है, तो जब वो खराब परिस्थिति से गुजर रहा है तो उसकी परिस्थिति को ठीक करने के लिए तो क्या होता है ना कि आसानी से उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको कर्मचारी परामर्श दिया जाता है, फिर उससे उसके प्रदर्शन में सुधार होता है। संगठनात्मक विकास, जो ये मानव संसाधन विकास है ना, इसका काम है संगठन का विकास करना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। दीर्घकालिक विकास, यह एक भविष्य का कार्यक्रम है। जो HRD है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मानव संसाधन विकास, यह भविष्य का एक कार्यक्रम है और यह कभी भी खत्म नहीं होने वाला कार्यक्रम है, क्योंकि मनुष्य जो है वह एक तरह से क्या है, मानव संसाधन है और ये संसाधन भी कभी खत्म नहीं होगा। इस वजह से मानव संसाधन विकास का कार्यक्रम भी कभी खत्म नहीं होगा। और HRD जो है एक सतत प्रक्रिया है। जो मानव संसाधन विकास है यह एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य वातावरण के अनुसार परिवर्तित तो होगी लेकिन खत्म नहीं होगी। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। मानव संसाधन विकास की आवश्यकता क्यों है, HRD की आवश्यकता क्यों है, तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में मानव संसाधन विकास की आवश्यकता है। कोई भी संगठन अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसको मानव संसाधन विकास कार्यक्रम को चलाना होगा, मानव संसाधन विकास पर अपने पैसे खर्च करने होंगे, तभी वो बेहतर कर्मचारियों को अपने संगठन में जोड़े रख सकेगा और साथ ही अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेगा। विकास के स्तर को बनाए रखने के लिए भी मानव संसाधन विकास आवश्यक है। इससे क्या होता है कि जैसे प्रशिक्षण के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से क्या होता है, कर्मचारियों को विकसित किया जाता है, कर्मचारियों की दक्षताओं और क्षमताओं में परिवर्तन लाया जाता है और इससे क्या होता है, तो विकास के स्तर को बनाया रखा जा सकता है। प्रभावशीलता में सुधार, तो ऐसा है कि ये मानव संसाधन विकास जो है ना, यह प्रभावशीलता में सुधार का काम भी करता है। यह क्या करता है कि एक तरह से देख लीजिए, जब मानव संसाधन विकास कार्यक्रम चलता है तो इससे संगठन के सेवाओं को ध्यान में रखा जाता है और ये देखा जाता है कि संगठन की सेवाओं से ग्राहक कितने संतुष्ट हैं, संगठन में कितने लागत की कमी आई, संगठन कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को सुधार करने का काम या इन सभी चीज़ों के ट्रैक रिकॉर्ड का काम कौन करता है, तो ये मानव संसाधन विकास करता है। मानव संसाधन विकास के क्षेत्र कौन से हैं वो अभी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। चलिए मैं नीचे लिए चलता हूँ। तो मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में देखिए, सबसे पहले मानव संसाधन के विकास करने के लिए आयाम और संभावनाओं के भीतर कर्मचारियों की भर्ती। तो मतलब हम डायरेक्ट कहें तो कर्मचारियों की भर्ती का कार्य का जो क्षेत्र है वो मानव संसाधन विकास के अंतर्गत आता है। वर्तमान और भविष्य के संगठनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास के लिए क्षमता रखने वाले कर्मचारियों का चयन करना। तो अच्छे से अच्छे कर्मचारियों के चयन का कार्य भी मानव संसाधन विकास करता है। कौशल और ज्ञान में अंतराल की पहचान करके उन्हें विकसित करने के लिए एक व्यक्ति, एक समूह और संगठन के सदस्य के रूप में कर्मचारियों के प्रदर्शन का विश्लेषण, मूल्यांकन और विकास। तो जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं संगठन के अंदर, उसका प्रदर्शन कैसा, उसका विश्लेषण, उसका मूल्यांकन और उसके विकास का कार्य भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वो मानव संसाधन विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भी यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। मैं एक दो पॉइंट्स और बता देता हूँ। कर्मचारियों के करियर के लिए जो योजना बनाना, यह मानव संसाधन विकास का क्षेत्र है। विकासात्मक कार्यक्रमों की शुरुआत, यह मानव संसाधन विकास का क्षेत्र है। सामाजिक और धार्मिक बातचीत और कार्यक्रमों के माध्यम से सिखाने का काम कौन करता है, तो मानव संसाधन विकास करता है। नौकरी रोटेशन, नौकरी संवर्धन, सशक्तिकरण, ये सब चीज़ों के माध्यम से नई नई चीज़ों को सिखाने का काम कौन करता है, तो ये मानव संसाधन विकास करता है। और ये सारी चीज़ें मानव संसाधन विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मानव संसाधन विकास के अवयव, मानव संसाधन विकास के जो घटक है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत विकास। तो मानव संसाधन जो है ना, सबसे पहला काम करता है मानव संसाधन विकास, वो करता है व्यक्तियों के प्रदर्शन में सुधार। क्या करता है, तो व्यक्तियों के प्रदर्शन में सुधार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि मानव संसाधन प्रबंधन एक व्यापक कार्यक्रम है और उसी के अंतर्गत क्या आता है, तो ये आता है मानव संसाधन विकास। तो मानव संसाधन विकास सबसे पहले क्या करता है, तो व्यक्ति के विकास में मदद करता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति बेहतर उत्पादकता में योगदान देता है। जो मानव संसाधन विकास है वो व्यक्ति के कौशल, ज्ञान और बेहतर व्यवहार को बनाने में मदद करता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। करियर विकास, ये जो मानव संसाधन विकास है ये क्या करता है कि कर्मचारियों की भर्ती करता है।
कर्मचारी की भर्ती करता है। तो ऐसा है कि यह बेहतर से बेहतर कर्मचारी की भर्ती करता है और इससे क्या होता है, कर्मचारियों के करियर को विकास करने में मदद मिलती है। और इसके लिए मानव संसाधन विकास की ओर से कई सारी योजना चलाए जाते हैं, कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कई सारी जागरूकता कार्यक्रम में चलाई जाती है, जैसे कि करियर काउंसलिंग, फिर ये तो 2 बार लिख दिया मैंने, गलत हो गया, करियर डेवलपमेंट वर्कशॉप, ये सब जो है ना कदम उठाए जाते हैं। संगठन के विकास का कार्य या संगठन के विकास का जो संगठन का जो विकास है वह भी मानव संसाधन विकास का एक अवयव है, क्योंकि जो मानव संसाधन विकास है यह एक तरह से संगठन के विकास का कार्य भी करता है। तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब मानव संसाधन विकास के कार्य क्या है, ऑलमोस्ट सभी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेट है। आप किसी को किसी में लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब आंसर एक ही है, बातों को घुमा घुमा कर लिख दी गई है बस। तो देखिए, मानव संसाधन विकास के जो महत्वपूर्ण कार्य है उसमें प्रदर्शन मूल्यांकन, कर्मचारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है, कर्मचारी को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है, कर्मचारी के करियर का विकास किया जाता है, कर्मचारी के करियर के लिए योजनाएं बनाई जाती है और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। और ये सभी क्या है, तो मानव संसाधन विकास के कार्य हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहीं पर थोड़ी बहुत बातें जो है ना उसको इलेबोरेट करके लिख दी गई है, जैसे प्रदर्शन मूल्यांकन, कैसे प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाता है। तो ऐसा है कि नौकरी पर कोई मानव संसाधन या कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उसको चेक किया जाता है कि वो कैसे कार्य कर रहा है। उसके बाद उसके जो स्टाफ्स होते हैं उससे कर्मचारी की रेटिंग ली जाती है। तो ये सारी चीजें प्रदर्शन मूल्यांकन का एक हिस्सा है। कर्मचारियों को प्रदर्शन दिया जाता है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये सब सारी बातें आप समझ गए। कार्यकारी विकास, ये सब बतलाने लायक है नहीं, ये सब मैं पहले ही अभी शॉर्टकट में बता चुका हूँ। करियर योजना और विकास का काम किसका है, तो मानव संसाधन विकास का काम है। सफल योजना और विकास, संगठन की योजना को सफल बनाने का कार्य किसका है, तो यह एचआरडी का है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास का है। फिर संगठन के अंदर परिवर्तन का कार्य भी किसका है, तो मानव संसाधन विकास का है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब कि मानव संसाधन विकास से लाभ क्या होता है, तो देखिए मानव संसाधन विकास के लाभ की अगर बात करें तो सबसे पहले कर्मचारियों को अपनी ताकत का पता चलता है और कमजोरियों का पता चलता है। कर्मचारियों की रचनात्मकता का विकास होता है और इससे क्या होता है कि कर्मचारियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। कर्मचारी केवल खुद को विकसित नहीं करता है बल्कि संगठन को भी विकसित करने की कोशिश करता है। फिर कर्मचारियों के बीच विश्वास और खुलेपन को विकसित करता है, ये मानव संसाधन विकास। और यह करियर विकास योजनाओं को सुचारू रूप से तैयार करता है। तो आई होप आप लोग ये सब सारी बातें समझ गए होंगे। और भी छोटे मोटे पॉइंट्स दिए गए हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ जो है वो गैस पेपर में अवेलेबल होगी, व्हाट्सएप कीजिएगा 95, रेड पेन कर देता हूँ 1 सेकेंड, हाँ 9523779253, यहाँ से मिल जाएगी सारी चीज़ें। मैं और भी लंबा चौड़ा बना सकता हूँ, हर एक लाइन को बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसको इसीलिए शॉर्ट में ही ले लेते हैं। मानव संसाधन विकास एचआरडी के परिणाम, अगर मानव संसाधन विकास कार्यक्रम चलाया जाता है तो उससे क्या क्या परिणाम निकल के हमारे सामने आएंगे, तो संगठन के लोग अधिक सक्षम होंगे और वो एक तरफ नौकरी के प्रदर्शन के लिए आवश्यक कौशल सीखेंगे और दूसरी तरफ जो है जो नौकरी के जो मानदंड है और जो मानक है उसको बेहतर तरीके से समझेंगे और उसका पालन करेंगे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अपनी बेहतर भूमिकाओं को समझने का कार्य मानव संसाधन विकास के तरफ से किया जा सकता है और ये मानव संसाधन विकास का लाभ है। लोग अपनी नौकरियों के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे, यह भी मानव संसाधन विकास का लाभ है। और पुरस्कार, जो नौकरियों में पुरस्कार देखने को मिलता है, प्रोन्नति, प्रमोशन, फिर कभी कभी बोनस दिया जाता है, कभी कभी वो फेस्टिव बोनस दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, ये सब पुरस्कार के माध्यम से प्रशासन में और संगठन में अधिक निष्पक्षता आएगी। तो ये सारे क्या है, तो लाभ है। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं, छोटी मोटी बातें यहाँ दी गई हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। अब यौक्तिक मानव संसाधन प्रबंधन क्या है समझाइए, अथवा यौक्तिक मानव प्रबंधन की व्याख्या करते हुए इसके उद्देश्य और लाभ बताइए, अथवा रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन मानव संसाधन प्रबंधन से किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिए, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसको आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, यौक्तिक मानव संसाधन प्रबंधन। लेकिन इसका केवल एक ही नाम नहीं है, अपितु इसके कई नाम हैं। यौक्तिक मानव संसाधन प्रबंधन, रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन, या फिर आप इसको
एक तरह से एक तो यौक्तिक हो गया, एक रणनीतिक हो गया, और उसके बाद आप इसको कह सकते हैं संभावित मानव संसाधन प्रबंधन भी इसको कभी कभी कहा जाता है, सामरिक मानव संसाधन प्रबंधन भी इसको कहा जाता है। तो अगर ऐसा कुछ पूछा जाए आपसे तो आंसर एक ही लिखना है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन SHRM एक व्यवसाय की वृद्धि एवं सफलता हेतु सर्वश्रेष्ठ टीम को क्या है भाई, समन्योजन, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, तो समन्वयोजन, हाँ ठीक है यही सही है, समन्वयोजन करने का एक समग्र दृष्टिकोण है। SHRM कर्मचारियों को उनके लाभ एवं प्रत्येक विभाग तथा समग्र रूप से व्यवसाय के लाभ हेतु आकर्षित करने, कार्य पर रखने, विकसित करने, पुरस्कृत करने एवं बनाए रखने की प्रक्रिया तथा अभ्यास है। तो रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन एक तरह से मानव संसाधन प्रबंधन ही है। तो रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन, जैसे अभी मैंने बताया ना मानव संसाधन विकास किसका हिस्सा है, तो आपको मानव संसाधन प्रबंधन का, उसी तरह मानव संसाधन प्रबंधन रणनीतिक संसाधन प्रबंधन का हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन के अंदर क्या आ जाता है, तो मानव संसाधन प्रबंधन आ जाते हैं। उसके बाद मानव संसाधन विकास, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, तो आपको रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन के अंदर आती हैं। तो अगर रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन को अगर नाम से हम समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ रणनीति, कुछ मतलब तरीका, कुछ टेक्निक्स से अगर मानव संसाधन का प्रबंधन किया जाता है तो उसे हम रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन कहेंगे। इसमें क्या होता है कि कर्मचारियों को उनको लाभ के प्रति आकर्षित करने, कार्य पर रखने, विकसित करने, पुरस्कृत करने और बनाए रखने की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाता है। तो यही SHRM है। अब रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन जो है ना, मानव संसाधन प्रबंधन से किस प्रकार भिन्न है, यह जानने लायक बात है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए, जो ये नॉर्मल मानव संसाधन प्रबंधन होता है, यह व्यवसाय के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों की भर्ती, कार्य पर रखने, उन्हें प्रस्थापित करने की प्रक्रिया या अभ्यास है। या फिर HRM जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मानव संसाधन प्रबंधन है, इसमें कर्मचारियों को प्रशिक्षण, विकास, कार्य वातावरण, लाभ और क्षतिपूर्ति प्रदान करना भी शामिल है, जो उन्हें अपने सहकर्मियों के मध्य एवं समान रूप से कंपनी के भीतर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु चाहिए। तो ये HRM का काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि वह कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे, कर्मचारियों के विकास का कार्य करे, एक कार्य वातावरण तैयार करे जिसमें कर्मचारी कार्य कर सके और लाभ और क्षतिपूर्ति प्रदान जो है वो किया जा सके। अब रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन की अगर बात करें तो यह व्यवसाय के लक्ष्यों एवं विजन विवरण, मिशन विवरण एवं संगठनात्मक रणनीतियों के साथ साथ संरेखण में कर्मचारियों को कार्य पर रखने, प्रशिक्षण प्रदान कर उपरोक्त गतिविधियों को अगले स्तर तक ले जाता है, जो उनका मार्ग प्रदर्शन करते हैं। तो ये है कि रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन व्यवसाय के लक्ष्य को सम्मिलित करता है, विजन विवरण को सम्मिलित करता है, मिशन को सम्मिलित करता है, साथ में कर्मचारियों को कार्य पर रखने के कार्य को सम्मिलित करता है, कर्मचारियों के प्रदर्शन को सम्मिलित करता है, कर्मचारियों के प्रशिक्षण को सम्मिलित करता है। तो ये सारी चीजें रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन अपने अंदर सम्मिलित करती है। यह एक व्यवसाय के हितों और क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिक अनिवार्य, व्यावहारिक व क्रियाशील दृष्टिकोण है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन का महत्व क्या है, तो देखिए जो रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन है एक सुदृढ़ व्यवसाय की नींव है, क्योंकि इसे एक निश्चित प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है, एक निश्चित प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है संगठन के अंदर। और इससे क्या होता है कि कंपनी अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक साथ कार्य करती है, अर्थात वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश तो करती ही है, साथ में कर्मचारियों को भी यह सुविधा देती है कि वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। देखिए जो रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन है, यह एक व्यवसाय की इकाई के रूप में एवं एक साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह के संगठनात्मक विकास में सहायता करता है। यह व्यवसाय को अपने मिशन में सफल होने का एक बेहतर अवसर प्रदान करता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, सारी बातें समझ गए होंगे, सब कुछ क्लियर है, इसमें बताने लायक तो कुछ है नहीं। अब एक सामरिक मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, तो ये जो रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन है या सामरिक या यौक्तिक जो कह लीजिए आप, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थित अपने व्यवसायों के लिए जनशक्ति आवश्यकताओं के लिए योजना बनाता है, समझ गए होंगे। वैज्ञानिक आधार पर योग्य कर्मचारियों के लिए अवसर प्रदान करता है, कर्मचारियों को उनके कौशल, अनुभव और योग्यता के अनुसार मुआवजा देता है। मतलब जो कर्मचारी किसी संगठन में काम कर रहे हैं तो रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत
उस कर्मचारी को उसके काम के एवज में कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिसे हम सैलरी कहते हैं, वेतन भत्ता कहते हैं। कर्मचारियों को संगठन में प्रेरित, संतुष्ट और सहयोगी बनाए रखने का कार्य किसका है? तो एसएचआरएम का है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रणनीतिक मानव संसाधन की चुनौतियां क्या हैं। 3 मुख्य चुनौतियां, पर्यावरणीय चुनौतियां, संगठनात्मक चुनौती और व्यक्तिगत चुनौती। तो जो चुनौती 1 है पर्यावरण, तो इसमें क्या है कि देखिए जो कोई भी संगठन है वो छोटा मोटा तो है नहीं, संगठन तो बड़ा होगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि पर्यावरण, इसके जो पर्यावरण, जैसे कि जो संगठन है यह कहीं ना कहीं स्पेस लिया होगा, कहीं ना कहीं तो इसकी एग्जिस्टेंस होगी, कहीं ना, जैसे मैं इग्नू टिप्स असाइनमेंट जो ये है, ये इसका तो कोई कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है। मैं किसी ना किसी घर में रह के ही तो इस वीडियो को बनाता हूँ। ये जो वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, या जो सॉरी क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मैं कहीं किसी ना किसी प्लेस पर रह के तो कर रहा हूँ। अब जैसे मान लेते हैं मैंने वीडियो को एडिट कर लिया और वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया, जो भी करना है वो सारी चीजें कर ली, लेकिन इंटरनेट नहीं है, तो फिर दिक्कत होगी ना। अब जैसे कि कार्यबल विविधता की बात कर लेते हैं, मैं एक सिंगल आदमी बहुत सारे वीडियोस तो नहीं बना सकता हूँ, अगर मेरे साथ 4-5 लोग मिल जाएंगे तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकता हूँ। तो पर्यावरणीय चुनौतियों में क्या होता है कि जैसे जो आसपास में जो तेजी से बदलाव हो रहे हैं ना, तो वो संगठन जो है या वो रणनीतिक मानव प्रबंधन हजम नहीं कर पाता। जैसे कि पर्यावरण में तेजी से बदलाव हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, बाजार दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, तो ये सब रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन अपने अंदर अभी तक क्या हो रहा है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो यह एक चुनौती है। इंटरनेट क्रांति देख रहे हैं, अब 2G 3G 4G अब 5G का जमाना आ गया। अब इंटरनेट एक बार में करीब कई सारे जीबी डेटा को अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। कार्यबल विविधता, इतनी ज्यादा विविधता आ गई है कि पर्यावरण में चुनौती हो गई। वैश्वीकरण, यह भी एक चुनौती है रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन के लिए। अब संगठनात्मक बात करते हैं, संगठनात्मक चुनौतियों की बात करते हैं। तो संगठनात्मक चुनौतियों के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई संगठन है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो समस्या होगी, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, क्योंकि संगठन बड़ा है, 25-50 लोगों का एक संगठन है। अब इसमें हर कोई तो खुश होगा नहीं, कभी कभी कोई एक कर्मचारी उदास रहेगा, कभी दूसरा कर्मचारी उदास रहेगा, या फिर कभी संगठन के अंदर काम करने के दरमियान कुछ कच्चे माल कम पड़ गए, तो फिर वहां पर रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन फेल हो जाएगा। या फिर कर्मचारियों को उतनी अच्छी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, तो फिर वहां संगठन को दिक्कत होगी। संगठन अपने कार्य कर रहा है, बाहर में उसकी मतलब एक तरह से मान लेते बाहर में उसकी पकड़ अब तक नहीं बन पा रही है, तो यह भी रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन के सामने एक चुनौती है। व्यक्तिगत चुनौतियों की बात करें तो व्यक्तिगत चुनौतियों में क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं ना, जो संगठन के कर्मचारी होते हैं, उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कर्मचारी इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, इतने तनाव में चले जाते हैं कि वो काम छोड़कर भाग जाते हैं। तो यह क्या है? व्यक्तिगत चुनौती है, जिसको कि रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन से जिससे कि रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन को लड़ना है। अब व्यक्ति काम छोड़ के भाग गया, या व्यक्ति या कर्मचारी आपस में लड़ गए व्यक्तिगत बातों को लेकर, तो यह भी एक समस्या है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब एक रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन के लाभ और नुकसान बताइए। तो देखिए जो रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन के लाभों की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि बाहरी अवसर जो है और जो खतरे हैं उनकी पहचान पहले हो जा सकती है। उसके बाद जो खतरे हैं या जो बेहतर अवसर हैं उसका विश्लेषण हो सकता है, और इससे कंपनी सफलता की ओर अग्रसर हो सकती है। आई बात समझ में या नहीं आई? भविष्य के लिए एक बेहतर और स्पष्ट रणनीति बनाई जा सकती है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। उच्च सक्षम लोगों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए भी एसएचआरएम कार्य करता है। कंपनी की आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों के बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य, या फिर कंपनी की आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों को खोजने का कार्य कौन करता है? तो एसएचआरएम करता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक जो एसएचआरएम है, जो रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन, इसके कुछ ना कुछ नुकसान तो होंगे। तो पहला नुकसान है कि विकास रणनीति की कमी अब भी एसएचआरएम के अंदर देखने को मिलती है, या फिर एसएचआरएम के अंतर्गत कानून कुछ ऐसे हैं जो कि अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, विफल हैं, तो दिक्कत है। फिर क्या है कि अंतर विभागीय संघर्ष। अब देखिए हर एक संगठन के अंदर कई विभाग होते हैं और कई अफसर होते हैं, कई कर्मचारी होते हैं, उन सभी के बीच में तालमेल बैठाना दिक्कत है। तो इससे भी एसएचआरएम के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो रही, तो एसएचआरएम को नुकसान हो रहा है। एसएचआरएम के नुकसान है, सीमित समय है, एक निश्चित समय में ही एसएचआरएम का कार्यक्रम चलता है। 1 साल 2 साल 3 साल का एक कार्यक्रम होता है एक बार, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा कार्यक्रम होता है, तो समय सीमित है, यह भी नुकसान है। पैसा मतलब बेकार का खर्च होता है, संसाधन खर्च होता है, तो ये सब क्या है? एसएचआरएम के नुकसान हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कर्मचारियों का विरोध है, थोड़े बहुत छोटे मोटे पॉइंट्स है वो आप लोग देख लीजिएगा, तो ये वाला प्रश्न भी समाप्त हो गया। आई होप आप लोग ये वाला जो दो क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए उसको आप लोगों ने समझ लिया होगा।
अब 2 मिनट के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं एक छोटी सी सिप ले लेता हूँ पानी की। क्या बताऊँ दोस्तों, बहुत बुरा लग रहा है। एक तो तबीयत खराब है मेरी, और उसके बाद ये लैपटॉप ने भी मुझे आज धोखा दे दिया है। दरअसल हुआ यूँ कि मैं अभी ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, मैं इसको डिस्कस करवा चुका था। अब पूछिए कैसे, क्योंकि वीडियो में तो वो दिखा नहीं। दरअसल ऐसा है कि ये जो चौथे नंबर क्वेश्चन पर जब मैं आया, तभी मेरा लैपटॉप हो गया था डिस्चार्ज। तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, उस दरमियान क्या हुआ कि लैपटॉप के डिस्चार्ज होने की वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गया, और मुझे इस बात का पता नहीं चला। और पता नहीं चलने की वजह से मैं 4 नंबर क्वेश्चन से 9 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करवा दिया, लेकिन तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि वीडियो की रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं है। अब बताइए, मैंने लगभग 40 मिनट अपने खर्च कर दिए, वो भी बेकार में, एकदम बेकार। तबीयत खराब है मेरी, चूँकि मैं 2 दिन से ट्रैवलिंग पर हूँ, मैं 2 दिन से बाहर था, और इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं शूट कर पा रहा था, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। और बहुत देर, मतलब बहुत दूर से मैं आया हूँ, मतलब 200-250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, हाँ 200 किलोमीटर मैंने बाइकिंग की है। 2 दिन के अंदर 200 किलोमीटर बाइकिंग मैंने की है, ट्रैवलिंग करी है। तो मैं थका हुआ था, फिर भी मुझे लगा कि 16 तारीख नहीं 17 तारीख को पेपर है, और मुझे ये वीडियो बना देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए, मैं वीडियो बना तो रहा था, लेकिन इसमें क्या कमी आ गई आप लोग देख ही लिए। मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गया, मुझे पता नहीं चला, और 4 नंबर से 9वें नंबर क्वेश्चन तक को मैंने डिस्कस करवा दिया, और मुझे इस बात का एहसास हुआ ही नहीं है। कितने दुख की बात है ये। फिर से मैं इसको भी डिस्कस करवाऊंगा, क्या ही बताऊं मैं। खैर चलिए, कोई बात नहीं है, मैं शॉर्टकट में इसको डिस्कस करवा देता हूँ। सबसे पहले कार्यस्थल विविधता, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। अब मैं इसको शॉर्ट में ही बताऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ में ये सारी बातें लिखी भी होंगी, वो आपको समझ में आ जाएंगी। शॉर्ट में बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, कार्यबल विविधता की अगर बात करें तो देखिए, कोई भी संगठन है ना, उसके अंदर आप बताइए कि क्या सिर्फ एक जाति, धर्म, लिंग या एक ही भाषा के जो कर्मचारी है वो कार्य करते होंगे? नहीं, बल्कि एक बड़े संगठन के अंदर कई जाति, धर्म के जो कर्मचारी है ना, वो कार्य करते हैं। कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, कोई सिख होता है, कोई ईसाई होता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है। तो इस तरह की विविधताएं हमें कार्य के संगठन के अंदर देखने को मिलती है, कार्य वाले संगठन के अंदर देखने को मिलती है। तो यही क्या है, कार्यबल विविधता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ये है कार्यबल विविधता का मतलब है संगठन के कर्मचारियों की विषम संरचना, उम्र, लिंग, भाषा, जातीय मूल, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति आदि के संदर्भ में ऐसी विविधता का प्रबंधन करना वास्तव में एचआरएम यहाँ पर ही है। आदि के संदर्भ में ऐसी विविधता का प्रबंधन करना वास्तव में एचआरएम पेशेवर के लिए एक चुनौती है। तो यही कार्यबल विविधता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। शॉर्ट में ही बताऊंगा अब, क्योंकि मैं पहले ही 40 मिनट बर्बाद कर चुका हूँ, रात के 1 बज गए हैं, और बताऊं तो बताऊं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या। देखिए, ये है, इसमें धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि प्रकार के आधार को जो है ना, इन्हीं आधार पर विविधता को मान्यता और प्रबंधित करना है, यही है कार्यबल विविधता। आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत मेहनत से वो वीडियो मतलब बीच में रिकॉर्ड किया था, बहुत सारी बातें जो है ना, वो मैंने आप लोगों को बताई थी, लेकिन वो बेकार हो गया है, कोई फायदा नहीं रहा उसका। देखिए, कार्यबल विविधता के 2 आयाम है मुख्य। प्राथमिक, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, दूसरा है माध्यमिक। प्राथमिक आयाम की बात करें तो यह उम्र पर, लिंग पर, नस्ल, जातीयता, यौन अभिविन्यास और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। क्या हो रहा है भाई, समझ में आई मेरी बात? उम्र, लिंग, नस्ल, जाति, यौन अभिविन्यास और शारीरिक क्षमता, यही सब प्राथमिक आयाम हैं कार्यबल विविधता के, और इसको हम परिणत नहीं कर सकते। उम्र, लिंग बदल सकते हैं, पुरुष से स्त्री हो जाएंगे क्या? जाति बदल सकते हैं क्या? हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से सिख, सिख से ईसाई हो जाएंगे क्या? नहीं कर सकते हैं। जबकि माध्यमिक आयाम की बात करें तो इसको हम बदल सकते हैं। इसमें आते हैं शिक्षा, इसमें जो है ना शिक्षा आती है, वैवाहिक स्थिति, धार्मिक विश्वास, भाषा इत्यादि आते हैं। तो ये सब देखिए, ये सब स्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, कोई कम पढ़ा लिखा होता है, कोई विवाहित होता है, कोई अविवाहित होता है, कोई धार्मिक कट्टर होता है, कोई धर्म में विश्वास ही नहीं रखता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें बदल सकती हैं, ये माध्यमिक आयाम बदले जा सकते हैं, लेकिन प्राथमिक आयाम को नहीं बदला जा सकता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे।
देखिए कार्यबल में जो वृद्धि हो रही है, जो कार्यबल में जो असमानता हमें देखने को मिलती है या कार्यस्थल पर जो विविधता देखने को मिलती है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसको वैसा होने के पीछे के क्या क्या कारक हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि कार्यबल विविधता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो देखिए सेवा क्षेत्र में विस्तार, सेवा क्षेत्र में जो विस्तार है, जो लोग मतलब कि आज आप ये देख लीजिए कि लोग अलग अलग संगठन से संबद्ध हैं और अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि कोई पर्यटन विभाग में सेवा दे रहा है, कोई आप देख लीजिए कि अ, विमान विभाग में सेवा दे रहा है, कोई आप ये देख लीजिए कि क्या कहते हैं, एक तरह से धार्मिक स्थलों पर सेवा दे रहा है। तो हर जगह कोई ना कोई सेवा दे रहा है। तो इस तरह के विस्तार से हम ये देख रहे हैं कि एक तरह से कार्यबल में विविधता देखने को मिल रही है। बाजारों का वैश्वीकरण, पूरा विश्व एक बाजार बन गया है आज, और पूरे विश्व के बाजार बन जाने की वजह से क्या हो रहा है, तो कार्यस्थल में विविधता देखने को मिल रही है। कंपनियों का गठजोड़, अलग अलग कंपनियां एक दूसरे से मिल रही हैं, और अलग अलग कंपनियों के एक दूसरे के मिलने की वजह से क्या हो रहा है, कार्यस्थल में विविधता हो रही है। जैसे आप देख लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यस बैंक को मिला दिया गया, क्योंकि यस बैंक दिवालिया होने वाला था। अब यस बैंक के कर्मचारी स्टेट बैंक ऑफ कर्मचारी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, कार्यस्थल में विविधता हो जाएगी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मिशन था पहले कुछ और था और यस बैंक का कुछ और था, लेकिन बाद में दोनों एक हो गए। तो यह क्या है, विविधता के कारण है, यह भी विविधता का एक फैक्टर है। आई बात समझ में या नहीं आई? और ये जो लिखा हुआ है ना बाजार व्यवस्था, ये सारी चीजें लगभग सेम है, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। आप देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ में वही सारी चीजें लिखी जाएंगी। कार्यबल विविधता के सामने अब चुनौती क्या है, लिंग संबंध। क्या है कि कार्यबल विविधता ठीक है, चल रहा है, लेकिन अभी भी लिंग समस्याएं समाज में मौजूद है। महिलाओं को रोटी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है कि रोटी बेलने के काम में महिलाएं निपुण है, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। तो ये गलत है, और यही पूर्वाग्रह आज महिलाओं को बाहर जाने से रोकती है। इसी पूर्वाग्रह की वजह से आज महिलाएं किसी संगठन में काम करती हुई नजर नहीं आती है, या फिर किसी संगठन में काम करती भी हैं तो उसके साथ बुरा व्यवहार होता है। सांस्कृतिक संघर्ष की बात करते हैं। ऐसा है कि कई सारे संगठन हैं, और हर संगठन में क्या होता है कि अलग अलग तरह के कर्मचारी आते हैं। अब उनके बीच की संस्कृति क्या है, कौन किस संस्कृति को, किस धर्म को मानता है, किस विधि व्यवस्था में जीना चाहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग विचार के व्यक्तियों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो वह भी एक कारण बनता है, वह भी एक चुनौती है कार्यबल विविधता के लिए। भेदभावपूर्ण उपचार, जो बड़े अधिकारी होते हैं वो छोटे अधिकारियों से या छोटे कर्मचारियों से बुरे तरीके से व्यवहार करते हैं, तो यह भी एक समस्या है, यह भी एक चुनौती है कार्यबल की। अब देखिए कार्यस्थल पर जेंडर संबंधी मुद्दों की चर्चा कीजिए। यौन उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं, वर्तमान समय में लिंग संबंधी मुद्दों की चर्चा कीजिए। तो देखिए कार्यस्थल पर जेंडर संबंधी मुद्दों की अगर हम बात करें तो यह है कि कार्यस्थल पर कैसे पुरुष और स्त्रियों में भेद किया जाता है, और कैसे पुरुष और स्त्रियों के बीच में जो है ना एक अंतर तैयार किया जाता है। तो देखिए वास्तविकता कुछ ऐसी है कि कार्यस्थल पर अगर हम भेदभाव के प्रकारों की बात करें तो यह सबसे पहले दो पहलुओं में विभक्त है, एक महिला पहलू, एक पुरुष पहलू। अगर हम सीधे कार्यस्थल पर जेंडर संबंधी मुद्दों की बात करें तो सीधे कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ या ट्रांसजेंडर के साथ बुरा व्यवहार करना ही एक तरह से लिंग संबंधी मुद्दा है, जेंडर संबंधी मुद्दा है कार्यस्थल पर। अब कैसे, किस प्रकार से इस यहाँ पर भेदभाव किया जाता है, सबसे पहले महिला पहलू की बात करते हैं। तो महिला पहलू में जो सबसे पहला है वो है लिंगवाद और सेक्सिज्म। तो लिंगवाद और सेक्सिज्म की अगर बात करें तो हम ये पाते हैं कि जो पुरुष हैं उसको हर जगह पर बेहतर श्रेणी में रखा जाता है किसी संगठन में, और जो महिलाएं हैं उनके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार होता है संगठन के अंदर। ये जो बुरा व्यवहार है या लिंग, ये जो बुरा व्यवहार है या फिर लिंग के आधार पर जो उनके साथ बुरा व्यवहार होता है कि वो महिला है, ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, तो यह भी एक तरह से क्या है, तो कार्यस्थल पर एक तरह से लिंग भेदभाव का प्रकार है। निहित पूर्वाग्रह, पहले से माना जाता है कि पुरुष जो है वो महिलाओं की तुलना में बेहतर है, तो महिलाओं को अब काम नहीं मिलता है, या काम मिल भी गया तो उनको छोटे मोटे काम मिलते हैं, थर्ड ग्रेड का काम मिलता है। तो ये निहित पूर्वाग्रह भी एक कारण है। आई बात समझ में या नहीं आई? यौन उत्पीड़न महिलाओं के साथ, अब मान लेते हैं 500 कर्मचारी हैं एक संगठन में, वहाँ 5 महिलाएं, जाहिर सी बात है उसके साथ कोई ना कोई बुरा व्यवहार होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ट्रेंड कह रहा है। तो सेक्सुअल हरासमेंट भी एक कारण है, एम्बुश भी एक कारण है, जिसकी वजह से महिलाएं दिक्कत में आ जाती हैं। महिलाओं को उचित यौन चुटकुले भेजे जाते हैं, महिलाएं यौन गालियों को सुनती है तो उन्हें दिक्कत होती है। तो यह भी एक तरह से क्या है कि महिला उत्पीड़न का प्रकार है। कहाँ पर, या महिला उत्पीड़न के कारण है, कारण और प्रकार एक ही है, महिला उत्पीड़न के कारण और प्रकार हैं। और
यह जो है एक तरह से समस्या क्रिएट करते हैं। ट्रांसजेंडर पहलू की बात करें तो भारतीय संविधान में इन्हें भी मान्यता प्राप्त है एक नागरिक के तौर पर, लेकिन आज भी भारतीय संविधान में इसे ना तो पुरुष माना जाता है ना महिला माना जाता है। ना तो ये महिला है ना तो ये पुरुष है, तो इसके साथ इस आधार पर बुरा व्यवहार किया जाता है। उन्हें ऑफिस में प्रवेश नहीं दिया जाता है, या बाहर कहीं पे उन्हें खाना पीना नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत होती है उन्हें, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं और खुद वो भी जिम्मेदार हैं। तो यह ट्रांसजेंडर पहलू भी हम ले सकते हैं, यह भी एक तरह से कार्यस्थल पर लिंग भेद के प्रकार है। कार्यस्थल पर लिंग भेदभाव के उदाहरण जैसे कि भर्ती के समय भी महिलाओं के साथ या ट्रांसजेंडरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। भर्ती नहीं ली जाती है, या अगर भर्ती ले ली गई तो छोटे पदों पर भर्ती ली जाती है, या पदोन्नति नहीं मिलती है, एक पद पर जब चिपका दिया गया तो अब उसी पद पर चिपके रहिए। वेतन पैकेज, उतना पैकेज अच्छा नहीं मिलता। एक पुरुष है 4 घंटे काम कर रहा है, 1000 रुपये पा रहा है, और एक महिला है उतना ही काम कर रही है, 4 घंटे के बदले 5 घंटे काम कर रही है, और वही काम कर रही है और उससे ज़्यादा कर रही है, लेकिन उसको 500 रुपये मिल रहा है। तो वेतन पैकेज जो है कम मिलता है, यह भी एक उदाहरण है। व्यावसायिक वर्गीकरण, हर महिला को क्या होता है कि वहाँ देखिए व्यवसाय के अंदर जैसे कि महिलाओं को काम पर रखा जाता है। अब होता क्या है कि महिलाएं काम पर रह रही हैं, अब उनको माता बनने का सुख प्राप्त हुआ, संतान सुख की प्राप्ति हुई उन्हें, वो मैटरनिटी लीव पर चली गई, मातृत्व अवकाश पर। जब वो वापस आती है मातृत्व अवकाश से तो उनको क्या किया जाता है, उनका डिमोशन कर दिया जाता है, उनकी अवनति कर दी जाती है और उसको एक निचले स्तर पर पहुंचा दिया जाता है, और वहाँ पर उसको कम मुआवजा मिलता है, वहाँ पर उसको कम पैसा मिलता है। तो ये दिक्कत है। लाभ, कोई भी कंपनी जो है ना महिलाओं के चिकित्सा स्वास्थ्य पर खर्च नहीं करना चाहती है, तो इससे जो है ना कंपनियों में महिलाएं अपने आप को असहज पाती हैं। तो यह भी एक तरह से क्या है, तो यह एक चुनौती है, यह एक समस्या है, या फिर यह एक उदाहरण है। हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ आज जो है, आज का समाज जागरूक हो गया है, तो महिलाओं के साथ आज जो बुरे व्यवहार का जो लेवल है, जो स्तर है, वो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन आज भी हमारा भारत या दुनिया जो हमारी दुनिया है, वो आज भी उतनी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है, आज भी समस्याएं मौजूद हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व किसे कहते हैं, या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्वों की चर्चा कीजिए। यह एक अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं या जो बड़े बड़े संगठन हैं, वो क्या करती हैं कि बड़े लेवल पर काम करती हैं। अब बड़े लेवल पर काम करती है तो जाहिर सी बात है कि उसके आसपास के पर्यावरण को तो थोड़ा बहुत प्रदूषण होगा। जैसे कि कोई कंपनी है, वो अपने वेस्टेज को गंगा नदी में, या दिल्ली की एक कोई कंपनी है, वो अपने वेस्टेज को, अपने गंदगी को यमुना नदी में बहा देती है, तो जाहिर सी बात है कि यमुना नदी का वातावरण प्रदूषित होगा, या फिर उस कंपनी के आसपास का वातावरण प्रदूषित होगा। तो ये एक समस्या है। तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यही कहता है कंपनियों को कि ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सही है, आपके काम करने से मानव समाज का कल्याण होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मानव समाज की भलाई होती है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उससे जो समस्याएं क्रिएट हो रही है पर्यावरण में, या मनुष्य को जो समस्याएं क्रिएट हो रही है, आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए और साथ ही उसको ठीक करने की कोशिश भी कीजिए। यही कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अगर बात करें तो भारत में क्या यह इसे मान्यता प्राप्त है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को? तो हाँ, जो कानूनी कंपनी का क्या है भाई, कंपनी कानून अधिनियम 2013 है, इसके खंड 135 में CSR की चर्चा की गई है, और भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने हर एक कंपनी को CSR, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के ऊपर व्यय करने को एक बजट पारित करने को कहा है। मतलब हर कंपनी का यह उत्तरदायित्व है कि वह CSR, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के ऊपर व्यय करने हेतु कुछ पैसे अलग से रखे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का दायरा क्या है, तो देखिए सबसे पहले पर्यावरण की बात करते हैं। सबसे पहला जो दायरा है वो है पर्यावरण का। कंपनियों को यह कहा जाता है कि आप काम जो कर रहे हैं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्यावरण पर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो कम से कम आप पर्यावरण को ठीक करने की कोशिश कीजिए, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कीजिए और कम से कम कीजिए, प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम दोहन कीजिए, और प्राकृतिक संसाधनों के निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ऊर्जा की बात की जाती है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत ये कहा जाता है कि आप ऊर्जा का हाथ से कम कीजिए, और जो अल्टरनेटिव ऊर्जा स्रोत हैं, नवीकरणीय हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि अगर आप बिजली की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आज 1000, 2000, 10,000, 50,000 वाट एक दिन में किलोवाट एक दिन में खर्च कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि ऊर्जा का हाथ से होता है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है, जो बिजली है, यह कोयले से बनती है। अब कोयला एक दिन समाप्त हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत
अंतर्गत यही कहा जाता है कि आप अल्टरनेटिव सोर्सेज का यूज कीजिए, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन्हीं सब ऊर्जाओं का यूज करके आप ऊर्जा तैयार कीजिए और इससे ऊर्जा को बचाने की कोशिश कीजिए। और उचित व्यवसाय व्यवहार कीजिए, अल्पसंख्यकों को रोजगार दीजिए, अल्पसंख्यकों की उन्नति की बात कीजिए, महिलाओं को रोजगार दीजिए। तो ये सब बात है। समुदाय के विकास की या समुदाय के विकास का जो कार्य है वो करने की कोशिश कीजिए। अपने उत्पाद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, गुणवत्ता में कमी नहीं लाइए, ग्राहकों की संतुष्टि के लिए कार्य कीजिए और इसके साथ साथ ही पर्यावरण के बचाव का कार्य भी करते रहिए। तो सीएसआर के तहत कंपनियां क्या क्या कर सकती हैं? तो देखिए, चरम भुखमरी और निर्धनता का उन्मूलन कर सकती है, क्योंकि सीएसआर को कहा जाता है, सीएसआर के अंतर्गत कहा जाता है कि कम से कम आप कुछ अमाउंट जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने के लिए रखिए, या फिर जो छोटे मोटे गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनमें दान देने के लिए रखिए। तो चरम भुखमरी निर्धनता के उन्मूलन के लिए सीएसआर के अंतर्गत गतिविधियां की जा सकती है। शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। फिर पर्यावरण को ठीक करने की कोशिश की जा सकती है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जा सकती है। अब है कि भारत में सीएसआर पहल की चुनौतियां। तो भारत में जो सीएसआर है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? तो सामुदायिक भागीदारी का अभाव है, समुदाय जो है ना उसकी भागीदारी का अभाव हमें देखने को मिलता है। सीएसआर अभी भी, हालांकि सीएसआर की पहल भारत में की गई है, लेकिन अभी भी यह एक संकीर्ण अवधारणा है। इसको अभी तक हर एक कंपनी या एजेंसी समझ नहीं पाई है, इसका विस्तृत अभी दृष्टिकोण हमारे सामने नहीं आया है, तो यह भी एक चुनौती है। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। और सीएसआर मुद्दों को लागू करने पर सहमति का अभाव। देखिए, हर एक कंपनी या हर एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है या संगठन है, उसके अंदर बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं। अब हर एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स की जो विचारधारा है वो अलग अलग होती है, और कोई भी बोर्ड मेंबर जो है ना वो जल्दी से जल्दी सीएसआर मद में खर्च करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं। अब पैसे लगने की वजह से क्या होता है कि वो पैसा जो है वो बचाना चाहती है, तो फिर वहाँ पर आम सहमति नहीं बनती और फिर सीएसआर मुद्दों को लागू नहीं किया जा सकता है या नहीं होता है। उस परिस्थिति में सीएसआर को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? तो ऐसा है कि जो व्यावसायिक जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करनी चाहिए, जो व्यावसायिक जो वास्ट है, जो गंदगी है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। और उसके बाद जो है उस से पर्यावरण को नियंत्रित करने की कोशिश मतलब पर्यावरण को नहीं, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश की जानी चाहिए। एनजीओ को पता होना चाहिए कि किस कंपनी ने कितना सीएसआर बजट रखा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बजट रखा है। और उसके बाद हर कंपनी को ये चाहिए कि वो अपने कंपनी के भीतर या अपने संगठन के भीतर एक सीएसआर समिति गठन कर दे, जो कि सीएसआर संबंधी मुद्दों को देखे और उसको पालन करवाने की कोशिश करे। तो ये सब बातें समझ गए होंगे। अब है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण की व्याख्या कीजिए। और ये जो वैश्वीकरण वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं एक बार नहीं 1000 बार समझा चुका हूँ। बीपीएससी 133 बुक में, 134 बुक में, उसके बाद आपको अभी मैं DS 183 था शायद, 183 बुक में मैंने इसको बताया है। उसके बाद अभी मैं बताऊंगा BPCS 187 में, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत चर्चा BPAS 186 में भी की गई है, थोड़ी बहुत चर्चा BSOG 171 में भी मैंने इसकी की है। तो मैं इसको अभी बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा, एकदम शॉर्टकट में इसको समझने की कोशिश कीजिए। माउस की आवाज़ थी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, माउस मेरा हिल गया था, मतलब चोट लग गई थी माउस से मेरे को। देखिए, वैश्वीकरण की अगर हम बात करें तो इसको सीधे डिनोट करते हैं हम पूरे विश्व का एक हो जाना। क्या हो जाना? ऐसा नहीं कि विश्व का एक हो जाने का मतलब सीमाएं हटा दी गई, बल्कि बाजार का एक हो जाना, पूरे वैश्विक बाजार का एक हो जाना। ट्रेड फ्री ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं इसमें, और एक तरह से कह सकते हैं टैक्स फ्री ट्रेड। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि पूरे विश्व के बाजार को एक कर दिया गया है। पूरे विश्व में आप कहीं जाकर सामान खरीद सकते हैं, कहीं जाकर सामान बेच सकते हैं। जैसे अभी चाइनीज़ फ़ोन्स, आप उसके शिकार हैं, मैं भी शिकार हूँ। चाइनीज़ लैपटॉप्स, चाइनीज़ टीवी, तो ये कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहे हैं। चाइना से आने की वजह से क्या हो रहा है? चाइना मतलब चाइना प्रॉफिट कमा रही है, टैक्स तो उतना लगता नहीं है, तो पूरा विश्व एक बाजार बन गया है। और इसी वैश्वीकरण को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अब किस किस नाम से जानते हैं वो मैं बता देता हूँ। भूमंडलीकरण, जगतीकरण, उसके बाद वैश्वीकरण, पृथ्वीकरण, ये सभी नामों से हम इसी वैश्वीकरण को जानते हैं। अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न रहकर विश्व बाजारों में निहित तुलनात्मक लागत सिद्धांत के लाभों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है।
साधारण शब्दों में वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। वैश्वीकरण की विशेषताएं एकदम शॉर्ट में बता दूंगा, जानने वाली कुछ बात है ही नहीं। भौगोलिक दूरियां समट गई हैं, पूरा विश्व बाजार एक हो गया है। फोन के माध्यम से कहीं से भी बात कर सकते हैं, कहीं पर जा सकते हैं। कंप्यूटर से हम कहीं का डेटा कहीं पर ला सकते हैं। इंटरनेट क्रांति आ गई है। एक नई संस्कृति उभर कर आ गई है, जैसे कि हम जीन्स भारत में नहीं पहनते थे, लेकिन अब जीन्स पहनते हैं। टी शर्ट भारत में उतना चलता नहीं था, एक एक कुर्ता चलता था, लुंगी धोती चलती थी, ठीक है। तो वो सब अब खत्म हो गया, अब टी शर्ट जीन्स शर्ट पहनने लगे हैं लोग। फास्ट फूड का कल्चर आ गया, पूरे विश्व में फास्ट फूड पूरा खाते हैं लोग, खूब खाते हैं। मोमोज की बात कर लेते हैं। मोमोज एक चाइनीज डिश है, चाइना से कहाँ आया? अपने भारत में आया, और वो कहाँ आया था? नॉर्थ ईस्ट में आया था, मणिपुर, सिक्किम, इसी सब इलाके में आया था। फिर धीरे धीरे यह पूरे भारत में फैल गया। तो इस तरह से नई संस्कृति उभर कर आ रही है। उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिला है, हम आज बेहतर उपभोक्ता बन गए हैं। हर जगह हम उपभोक्तावाद से ग्रसित है। खाते हैं तो बाहर का चावल खाते हैं, बाजार के चावल को खाते हैं। लैपटॉप यूज़ करते हैं, उपभोक्ता है। फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो आई एम नो अ बेटर कंज्यूमर। उसके बाद है श्रम बाजारों का विश्वव्यापीकरण हो चुका है। पूरे विश्व में अब कई सारे कर्मचारी, कई सारे संगठन बन गए हैं, जिसमें कि बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। बिचौलियों को बढ़ावा मिल गया है। शिक्षा का विश्वव्यापीकरण हो चुका है। बहुराष्ट्रीय कंपनी सक्रिय हो गई है। वैश्वीकरण के गुण, लाभ अथवा महत्व। तो वैश्वीकरण के क्या लाभ हुए? तो नवीन तकनीकों का आगमन हो गया है पूरे विश्व भर में। जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, लेकिन हाथ में मोबाइल जरूर होगा। रहने को घर नहीं है, लेकिन साथ में एक अपाची गाड़ी जरूर होगी। अरे अपाची ना सही, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस जरूर होगा। घर में साले इधर इधर से इधर एक बार क्या कहते हैं, एक बार रस्सी काटेंगे तो पीछे से सारा सामान निकल जाएगा घर का, लेकिन रखने के लिए क्या? तो अपाची। तो ये है जीवन स्तर में वृद्धि। विदेश में रोजगार के अवसर पैदा हो गए हैं, यह भी एक खुशी की बात है। विदेशी व्यापार में वृद्धि हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि हो गई है। वैश्वीकरण के दोष, हानि और दुष्परिणाम। तो आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया है। जो गरीब देश हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, अमीर देश अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि अमीर देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कम से कम दामों में सामान को बनाती है, और छोटे देशों में कम से कम पैसे में ले जाकर बेच देती है और ज़्यादा मुनाफा कमा लेती है। छोटी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। छोटी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा लागत लेकर उसको बनाती है, और ज़्यादा लागत में या ज़्यादा पैसे में कोई किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहता है। तो छोटी कंपनियों को नुकसान हुआ, देशी उद्योगों का पतन हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय हो गया है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटी बड़ी कंपनियों को अपने अंदर समाहित करते जा रही हैं। बेरोजगारी में वृद्धि हो गई है। कई सारे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, और इसके वजह से बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा हो गई है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आ गई हैं, यह भी एक तरह से समस्या है। घातक अंतर्राष्ट्रीय कानून, जैसे कि आपको पेटेंट कानून हो गया, मानवाधिकार कानून हो गया, तो ये सब घातक अंतर्राष्ट्रीय कानून है। फिर विलासिता के उपयोग में वृद्धि। हम आज विलासितापूर्ण जीवन जीने की कोशिश करते हैं। खाने को 4 टाइम खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खाने की कोई बड़ी बात नहीं है। फास्ट फूड रोज चाहिए, भले ही खाना मिले न मिले। तो विलासिता में वृद्धि हुई है हमारी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वैश्वीकरण क्या है? एक मीठा जहर है, जो अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोखला कर रहा है, धीरे धीरे गीला कर रहा है, और हम अपने तरफ से आर्थिक परतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब हम धन के गुलाम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे पैसे के गुलाम। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। बहुत शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं 40 घंटे तो मैं बकवास कर चुका था, और वो रिकॉर्ड हुआ नहीं है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ट्रैवलिंग से आया हूँ, काफ़ी परेशान हूँ, फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो खैर बातें ख़त्म हुई, और अभी तुरंत जो पहले जो वीडियो शूट किया जो था मैंने, उसमें था कि फुल स्क्रीन था, लेकिन अभी मैं रीड मोड में करके रखा हुआ हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि बीच में कहीं फिर से रिकॉर्डिंग ऑफ तो नहीं हो जा रहा। तो आई होप आप लोग इतनी बातों को समझ गए होंगे। अब 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसको मैं पहले ही डिस्कस करवा चुका हूँ। पूछेंगे कैसे और कहाँ, तो मैं ये आंसर यही दूंगा कि ये जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये वास्तव में पिछले वीडियो सेशन में दूसरे नंबर पर था, और जो पिछला वीडियो सेशन था उसी में मैंने इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करवा दिया था, कार्य विश्लेषण को। और बाद में मैंने क्या किया कि जब वीडियो आप लोगों के लिए एडिट कर दिया था या अपलोड कर दिया था फर्स्ट वीडियो सेशन का, उसके बाद मैंने इसके ऊपर में क्वेश्चंस ऐड किए हैं, और वही जो क्वेश्चन ऐड किया गया है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन 2 नंबर से उठ करके 8 नंबर पे चला आया है। तो खैर ये सारी बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहाँ गया? हाँ, चयन क्या है समझाइए। चयन प्रक्रिया की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो चयन की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, संगठन जो है ना, संगठन के भीतर कर्मचारी तो कार्य करेंगे ही। तो कर्मचारियों को जो संगठन में रखा जाएगा, चाहे वो अभी रखा जाए, चाहे वो भविष्य में रखा जाएगा,
तो कर्मचारियों को संगठन में रखने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं उसे ही हम चयन प्रक्रिया कहते हैं। तो चयन प्रक्रिया में क्या होता है कि संगठन के भीतर व बाहर से वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की स्थिति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चयन की परिभाषा की बात करते हैं। तो चयन की परिभाषा थॉमस एच स्टोन ने दी थी और उसके अनुसार चयन एक कार्य में सफलता की अत्यधिक अत्यधिक संभावना से युक्त लोगों की पहचान करने के उद्देश्य से आवेदकों के मध्य भेद करने की प्रक्रिया है। मतलब ऐसा है, यहाँ पर कहने की ये कोशिश की जा रही है कि चयन में कई सारे अभ्यर्थी होते हैं लेकिन उसमें बेहतर अभ्यर्थी की तलाश की जाती है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब है कि चयन प्रक्रिया की विशेषताएं अब आगे बताता हूं, मैं थोड़ा सा पीडीएफ को आगे लिए चलता हूं। तो चयन प्रक्रिया एक निर्णायक चरण होता है, इसमें फाइनल कर्मचारियों का चयन होता है। चयन प्रक्रिया के द्वारा जो लोग आवेदन करते हैं उनके संपूर्ण समूह में से किसी कार्य में सफलता की अत्यधिक संभावना से युक्त लोगों की पहचान की जाती है। मतलब चयन प्रक्रिया में जो भी लोग भाग लेते हैं उसमें से केवल उसको लिया जाता है जो कि बेहतर संभावना से युक्त होते हैं। चयन एक नकारात्मक दृष्टिकोण भी है। चयन की एक विशेषता यह है कि यह नकारात्मक दृष्टिकोण भी है क्योंकि यह अयोग्य अभ्यर्थियों को छांट देता है, अयोग्य अभ्यर्थियों को अस्वीकार कर देता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चयन के महत्व की बात करते हैं। तो चयन का महत्व क्या है? तो ऐसा है कि चयन के माध्यम से योग्य कर्मचारियों को चुना जाता है। उचित ढंग से किए गए योग्य लोगों के चयन से कर्मचारी परिवर्तन में कमी आती है। मतलब कर्मचारी जल्दी से जल्दी नौकरी नहीं छोड़ते हैं। योग्य कर्मचारियों का चयन करने से संगठन की उत्पाद लागत एवं अपव्यय में कमी होती है तथा साथ ही कार्यों की निष्पादन कुशलतापूर्वक होती है। तो जो कर्मचारी अगर अच्छा चयनित होता है तो संगठन की उत्पादन लागत कम होगी, मतलब कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो सकेगा और जो बेकार का अपव्यय है वो कम हो जाएगा और साथ ही कार्य का जो निष्पादन है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो यह लाभ है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चयन प्रक्रिया के चरण। चयन प्रक्रिया में क्या क्या चीजें की जाती हैं? तो सबसे पहले भर्ती से आवेदन प्राप्त पत्र, जैसे कि अभी आप लोग इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिए। अगर रेलवे का फॉर्म आता है तो सबसे पहले क्या होता है कि आवेदन पत्र लिए जाते हैं, फॉर्म भराया जाता है, फिर आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी होती है, जांच होती है कि जो आवेदन पत्र है वो सही है या नहीं है। फिर चयन परीक्षण किया जाता है, एग्जाम्स लिए जाते हैं, फिर उसके बाद चयन साक्षात्कार, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है, आपसे क्वेश्चन मौखिक तौर पर पूछे जाते हैं, फिर संदर्भों की जांच, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको जांचा जाता है कि वो सही है या नहीं है, ये सब सारी चीज़ें देखी जाती है। फिर है शारीरिक शिक्षा, फिर आपको तैयार किया जाता है। मतलब आप जैसे कि आपको रेलवे में जॉब लग गया तो सीधे क्या आपको ट्रेन चलाने दे दिया जाएगा? नहीं, पहले आपको उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, कैसे कैसे क्या करना है, फिर उपयुक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदन। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब सारी चीज़ें हो जाती है तब अधिकारी जो है आपको अनुमोदित करेंगे, आपको लेटर देंगे, ज्वाइनिंग लेटर देंगे, आपका सिग्नेचर करेंगे आपके लेटर पर कि हाँ आज से इसने मेरे साथ योगदान दिया है और ये आगे बेहतर कार्य करेगा। तब आता है अंतिम प्रक्रिया, अंतिम चयन। यही है चरण प्रक्रिया के चरण। इसको आप नीचे से ऐसे अंडरलाइन करके समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। नीचे जो है ना वही चीज़ों को, ये जो ऊपर में लिखा गया ना सबको मैंने नीचे अच्छे से मतलब इलेबोरेट करके लिख दिया है, लाइन बाय लाइन लिखा है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें कुछ है नहीं, चिकित्सकीय परीक्षण, संदर्भों की जांच, कार्यों पर नियुक्ति, सब बता चुका हूँ मैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि एचआरएम में प्रशिक्षण और विकास क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन में प्रशिक्षण और विकास क्या है? व्याख्या कीजिए। प्रशिक्षण और विकास के अर्थ, प्रकृति और महत्व की व्याख्या करिए। प्रशिक्षण और विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन कीजिए। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब प्रशिक्षण का वर्णन कीजिए। तो प्रशिक्षण का मतलब होता है दोस्तों किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी कर्मचारी के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने की प्रक्रिया। प्रशिक्षण में क्या होता है कि किसी कर्मचारी के कौशल को बढ़ाया जाता है, कर्मचारी के ज्ञान को बढ़ाया जाता है। और या फिर ऐसे देखिए, कर्मचारी के ज्ञान को बढ़ाया जाता है, कर्मचारी के कौशल को बढ़ाया जाता है, या फिर कर्मचारी के नजरिए में सकारात्मक बदलाव किए जाते हैं, यही प्रशिक्षण है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, प्रशिक्षण के बाद आता है विकास। यहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर लिख देना चाहिए था मुझे प्रशिक्षण का अर्थ, चलिए कोई बात नहीं है। अब है यहाँ पर विकास का अर्थ। तो विकास का संबंध सभी प्रकार के कर्मचारियों की वृद्धि से, मतलब संगठन के अंदर जितने अधिकारी या कर्मचारी काम कर रहे हैं तो अब उसकी वृद्धि कैसे हो,
उसकी संख्या में वृद्धि कैसे हो, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि कैसे हो। तो विकास कर्मचारियों की क्षमता निर्माण की एक सतत प्रक्रिया और इस प्रकार उनके समग्र विकास की सुविधा है। विकास क्या करता है, कर्मचारियों की क्षमता के निर्माण में सहायक होता है और यह लगातार क्षमता के निर्माण के लिए कार्य करता रहता है। तो यही विकास है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। शॉर्टकट में बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो ऐसे ही लंबा हो चुका है, दिमाग अपने ही खराब है क्योंकि मैं एक तो परेशान हो ही चुका हूँ। अब है कि जो प्रशिक्षण और विकास है ना, इसकी आवश्यकताओं की पहचान करना। तो देखिए प्रशिक्षण और विकास जो है ना, उसके जरूरत की पहचान कैसे होती है। तो सबसे पहले प्रदर्शन चेक किया जाता है कि जो संगठन के भीतर कर्मचारी हैं वो कैसे कार्य कर रहे हैं। अगर कहीं सही रहता है, अगर कर्मचारी सही से कार्य करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसकी कमियों को निखारा जाता है, फिर उसको प्रशिक्षण कर देने के बाद फिर क्या होता है कि काम में लगाया जाता है, जिससे कि उस कर्मचारी के कौशल क्षमता का विकास होता है। तो प्रदर्शन मूल्यांकन समझ गए। कमजोरियों की पहचान और चर्चा, यह भी एक तरह से समझ लीजिए कि प्रशिक्षण और विकासात्मक जरूरतों की पहचान का चरण है। कमजोरियों की पहचान होती है कि कौन सा कर्मचारी किस काम को करने में कमजोर है। अब उस कमजोरियों की पहचान करके उस पर चर्चा होती है। उसके बाद कार्य असाइनमेंट निर्धारित किए जाते हैं। चर्चा होने के बाद फिर कार्य असाइनमेंट किए जाते हैं कि हाँ इस काम को ऐसे करना है, ऐसे करना है, उसको चेक किया जाता है, कार्य असाइनमेंट हो गया। नौकरी प्रशिक्षण पर निर्णय, फिर नौकरी प्रशिक्षण दिया जाता है। नौकरी मतलब कोई कर्मचारी क्या होता है कि काम करता है लेकिन उसकी उत्पादकता कम होती है, वो कम स्पीड में काम करता है, ज़्यादा अच्छे से काम कर नहीं पाता है। तो ऐसा है कि ऐसे मामले में एक अनुभवी कोई एक अच्छा सा सहकर्मी इस नौकरी कर्मचारी के साथ लगा दिया जाता है ताकि वो उसको देख करके सीख सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, अच्छे से एक तरह से कर्मचारी को तैयार किया जाता है प्रशिक्षण के माध्यम से। तो ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब कि एचआरएम में जो कर्मचारी प्रशिक्षण के तरीके कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके मूल रूप से दो तरीके हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। तो इसको कहते हैं कार्य पर ट्रेनिंग, कार्य पर प्रशिक्षण, या इसको दूसरे वाले को कहते हैं ऑफ द जॉब, कार्य के बाद प्रशिक्षण, या फिर कार्य के पहले प्रशिक्षण। आई बात समझ में या नहीं आई? आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो ऑन द जॉब में क्या होता है कि विशिष्ट नौकरियों पर दो तरह के परीक्षण किए जाते हैं। सबसे पहले अनुभव की जांच की जाती है, और जब अनुभव की जांच की जाती है तब उसके आधार पर प्रशिक्षण तय किया जाता है, कोचिंग दिया जाता है। नौकरी पर जो है ना, सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों द्वारा कोचिंग दिलवाई जाती है कर्मचारियों को, ताकि वो बेहतर से बेहतर काम कर सके। स्थिति रोटेशन किया जाता है। स्थिति रोटेशन में क्या होता है कि कोई कर्मचारी मान लेते हैं कि एक जगह काम करता है, 2 साल काम कर लिए, उसके बाद उसको मतलब क्या होता है कि अब नई चीज़ों से अवगत कराना होता है, तो उसको रोटेट कर दिया जाता है। जैसे कि अभी देखते हैं ना, डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो एक महीना 2 महीना साल भर किसी एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, एक जिले में काम करते हैं, फिर उनका तबादला कर दिया जाता है, उनको ट्रांसफर दे दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, उनकी स्थिति में रोटेशन होता है और वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो यही स्थिति रोटेशन है और ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, क्योंकि जॉब पर ही तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। फिर विशेष परियोजनाएं चलाई जाती हैं जिसके तहत प्रशिक्षुओं को या कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अप्रेंटिसशिप आप लोग देखते होंगे कि अप्रेंटिसशिप आप लोग भी करते होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि आपको 1 साल या 2 साल तक किसी संगठन के भीतर काम करना होता है। संगठन आपको उसके एवज में कुछ पैसे देती है और साथ ही आपको कहती है कि आप सीख भी लीजिए, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसको सीख लीजिए। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए। अब है ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब जो प्रशिक्षण है वो क्या है। देखिए, जॉब पर जाने से पूर्व या जॉब खत्म होने के बाद जो प्रशिक्षण होता है तो उसे हम ऑफ द जॉब प्रशिक्षण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक विशेष पाठ्यक्रम और व्याख्यान करवाए जाते हैं। जैसे कि आईएएस जो होता है, जो एक आईएएस बनता है या आईपीएस बनता है, तो उसको प्रशिक्षण पर क्या कहते हैं, नौकरी पर जाने से पूर्व उनको प्रशिक्षण दिया जाता है एक विशेष पाठ्यक्रम के तहत। जैसे कि आईएएस को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है, और कहाँ पढ़ाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी या लाल बहादुर शास्त्री नेशनल आईएएस एकेडमी में उन्हें एक विशेष पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है और फिर उन्हें नौकरी पर भेजा जाता है। तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एग्जाम्पल है।
सम्मेलन के माध्यम से भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब क्या होता है कि कई सारे कर्मचारियों को इकट्ठा करके बुलाया जाता है और फिर उनको सम्मिलित किया जाता है और उनसे डिस्कशन किया जाता है। तो इस माध्यम से भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब होता क्या है कि जो बड़े बड़े कर्मचारी होते हैं जो कि कार्यरत हैं, उनको बुलाया जाता है एक संगठन में, और जो दूसरे कर्मचारी हैं जो कि अभी नौकरी पर नहीं है उनको बुलाया जाता है और फिर दोनों के बीच में संवाद कायम किया जाता है। और इस वजह से क्या होता है, तो ट्रेनिंग अच्छी खासी हो जाती है। केस स्टडी भी होता है। मतलब कोई एक केस स्टडी उठा के दे दी गई और उसको पढ़ने को कह दिया गया कर्मचारी को या प्रशिक्षु को। अब प्रशिक्षु उसको पढ़कर जो है अपनी शक्तियों का अंदाजा लगा रहा है और उस केस स्टडी के माध्यम से जो संगठन है उसके कार्य को समझने की कोशिश कर रहा है। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। अब दो चार फैक्ट्स हैं वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। अब एक निष्पादन मूल्यांकन को विस्तार पूर्वक समझाइए या निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए अथवा निष्पादन मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों को उजागर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, निष्पादन मूल्यांकन की अगर बात करें तो इसका आशय है विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के योग्यता स्तर का पता लगाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विधि। तो ऐसा है कि निष्पादन में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि कौन सा कर्मचारी किस स्तर तक किस तरीके से बेहतर कार्य कर रहा है और किस स्तर तक बेहतर कार्य कर रहा है। तो कर्मचारियों की जो योग्यता होती है उसके योग्यता के स्तर का पता लगाने के लिए निष्पादन मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। और किसी भी संगठन की सफलता उसके कर्मचारियों द्वारा निष्पादित कार्यों पर निर्भर करती है। कर्मचारी ने कैसे कार्य किया उस पर संगठन की सफलता निर्भर करती है। फ्लिपकार्ट की कोई कंपनी है, उसके वेयर हाउस में पैकेजिंग का काम उसके कर्मचारी करते हैं। अब कर्मचारी फटे चिटे पैकिंग दे देंगे तो प्रोडक्ट क्या सही सलामत आप तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो कर्मचारियों का जो कार्य निष्पादन हुआ वो ठीक नहीं था, इस वजह से प्रोडक्ट सही नहीं पहुंचा। अगर कर्मचारियों का निष्पादन कार्य ठीक से होता तो प्रोडक्ट आप तक सही से पहुंचता। तो इसी चीजों का जो मूल्यांकन किया जाता है उसे हम निष्पादन मूल्यांकन कहते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। निष्पादन मूल्यांकन की परिभाषा कई सारे वैज्ञानिकों ने, कई सारे क्रिटिक्स ने, कई सारे आलोचकों ने दी है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। निष्पादन मूल्यांकन की विशेषता, तो देखिए निष्पादन मूल्यांकन जो है ना कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में उनकी क्षमताओं और उनकी कमजोरियों का मूल्यांकन करने तथा व्यवस्थित और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। तो निष्पादन मूल्यांकन में क्या होता है, कर्मचारियों के कार्यों को देखा जाता है, उनकी क्षमताओं को देखा जाता है, उनके कमजोरियों को देखा जाता है और फिर उसको व्यवस्थित करने की कोशिश की जाती है। निष्पादन मूल्यांकन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, निष्पादन मूल्यांकन से जो सूचनाएं प्राप्त हुई उसके आधार पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है, कर्मचारियों के विकास का कार्य किया जाता है, कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाती है या फिर कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब है कि निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्य। तो निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्य की अगर बात करें तो सबसे पहले निष्पादन मूल्यांकन से क्या होता है कि कर्मचारियों के निष्पादन के एक संतोषजनक स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी कितना अच्छा से काम कर रहे हैं इस लेवल को प्राप्त किस माध्यम से किया जा सकता है, तो निष्पादन मूल्यांकन के माध्यम से किया जा सकता है। योग्यता तथा निष्पादन पर आधारित पदोन्नतियों के विषय में निर्णय लेना। तो जो योग्यता है कर्मचारियों की उसकी चर्चा होती है। फिर कर्मचारियों ने कैसा कार्यक्रम किया है या कैसे कार्य किए हैं, तो इन दोनों को ध्यान में रखा जाता है। कर्मचारी की योग्यता और कर्मचारी का जो कार्य निष्पादन है उसके आधार पर उन्हें प्रमोशन मिलता है, उनकी पदोन्नतियां की जाती है। तो यह सब क्या है, निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। और फिर वरिष्ठ अधिकारियों को उनके अधीनस्थ के विषयों में समुचित जानकारी रखने में सहायता प्रदान की जाती है। जो बड़े अधिकारी होते हैं वो छोटे अधिकारियों के कार्यशैली को समझते हैं निष्पादन मूल्यांकन के माध्यम से ही। निष्पादन मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, तो वेतन निर्धारण के लिए, स्थानांतरण के लिए, पद की उन्नति और अवनति के लिए निष्पादन मूल्यांकन की आवश्यकता है, या फिर वेतन वृद्धि के लिए, या फिर किसी तरह का बोनस देने के लिए, या फिर किसी तरह के लाभांश में वेतन में परसेंटेज की वृद्धि के लिए क्या है, तो निष्पादन मूल्यांकन की आवश्यकता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। सूचनाओं के एकत्रीकरण में भी निष्पादन मूल्यांकन की आवश्यकता है। ज्ञान और निपुणताओं के संबंध में कर्मचारियों की कमियों के निदान करने के लिए, प्रशिक्षण और विकास आवश्यकताओं की धारणाओं को पूरा करने के लिए, या प्रशिक्षण और विकासात्मक आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए भी क्या जरूरी है, तो वो जरूरी है निष्पादन मूल्यांकन। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। निष्पादन मूल्यांकन की विषय वस्तु क्या है, तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि कर्मचारी की उपस्थिति कितनी है, वो नियमित है या अनियमित है। आत्माभिव्यक्ति मौखिक एवं लिखित, कर्मचारी कैसा है, उसकी आत्माभिव्यक्ति कैसी है, दूसरों के साथ वो कैसे कार्य कर सकता है, ठीक से करता है या गलत तरीके से करता है। कर्मचारी द्वारा जो नेतृत्व की शैली है कर्मचारी की वो कैसी है, उसकी योग्यता कैसी है,
तकनीक में वो कैसे निपुण है, तो यही सब चीज़ों को देखा जाता है। तकनीकी योग्यता कैसी है, तो यही सब चीज़ों को उसमें देखा जाता है निष्पादन मूल्यांकन में। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। निष्पादन मूल्यांकन के प्रकार, तो निष्पादन मूल्यांकन या तो कभी कभी अचानक होता है, कर्मचारी अपने संगठन में काम कर रहे हैं, अचानक से कोई वरिष्ठ अधिकारी आ गया, वो देखकर चला गया कि कौन सा बंदा कैसे कार्य कर रहा है। तो आकस्मिक, अनियोजित और विश्रृंखला मूल्यांकन इसी को कहते हैं। पारस्परिक और सुनियोजित मूल्यांकन तो होता क्या है कि कभी कभी कर्मचारियों को पता होता है कि इस दिन इस तारीख को इतने बजे ये वाले बड़े सीनियर अधिकारी आ रहे हैं, तो कार्य कैसे करना है, तो कर्मचारी जो है अपने कार्य को उस समय उसके हिसाब से तैयार करते हैं। तो इस तरह का जो मूल्यांकन होता है, और फिर बड़े अधिकारी आते हैं उसको चेक करते हैं, तो वो जो है पारस्परिक तथा सुनियोजित मूल्यांकन कहलाता है। व्यवहारिक प्रणाली के माध्यम से भी क्या होता है, जो निष्पादन है उसको चेक किया जाता है कि कैसे कौन सा कर्मचारी एक लक्ष्य को निर्धारित करता है और उसको कितने समय में कंप्लीट करता है, कितने समय में उसको उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो यह भी एक प्रणाली है, इसके माध्यम से भी क्या होता है, तो निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य की चर्चा कीजिए। कार्यस्थल दुर्घटना की रोकथाम कैसे की जा सकती है। व्यवसायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। तो कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य कल्याण की एक स्थिति है, इसमें न केवल शारीरिक भलाई बल्कि मानसिक और भावनात्मक कल्याण भी शामिल है। तो कर्मचारी जो कि अपने आपके संगठन में या किसी भी संगठन में कार्य कर रहा है, तो वो अपने फायदे के लिए ही तो कार्य करता है। ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब ऐसे ही बेकार में काम कर रहा है, नहीं जी, वो अपने फायदे के लिए कार्य कर रहा है। एक तो संगठन को फायदा हो ही रहा है, लेकिन वो जो कर्मचारी है वो अपनी खुद की भलाई देख रहा है। वो सोचता है कि उसका घर परिवार ठीक से चले, उसके घर परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। तो कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य में क्या होता है कि संगठनों द्वारा कर्मचारी के शरीर की भलाई देखी जाती है, कर्मचारी का जो कर्मचारी का जो मन है या जो मस्तिष्क है वो विकृत ना हो, वो देखा जाता है। और कर्मचारी के भावनात्मक कल्याण की भी बात की जाती है। संगठन की ओर से कर्मचारियों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने की कोशिश की जाती है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा और स्वास्थ्य कहेंगे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, जो कर्मचारी स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों है, तो ऐसा है कि कर्मचारियों की उत्पादकता और उनके काम की गुणवत्ता में सुधार हेतु कर्मचारी स्वास्थ्य की आवश्यकता है। काम की परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य खतरे को ठीक करने के लिए या उसको कम करने के लिए भी कर्मचारी स्वास्थ्य की आवश्यकता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और कार्य वातावरण में कर्मचारियों में विश्वास को बनाए रखने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए भी कर्मचारी स्वास्थ्य की आवश्यकता है। आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब देखिए, कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा के तहत कर्मचारी सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, वो क्या है। तो देखिए, मशीनरी की बाड़ लगाना, तो मशीन जो बहुत बड़ी मशीन है, जो कि मतलब एक तरह से असुरक्षित मशीन है, तो उसके चारों साइड बाड़ लगा दिया जाता है, ताकि वहां पर जो है ना कर्मचारी ना जा सके और उससे उनको नुकसान ना हो। गति में या निकट मशीनरी पर काम, तो जो जो बहुत गतिशील मशीनें होती हैं या निकट मशीनरी जो बहुत नज़दीक वाले मशीनों में काम करने की जब बात आती है, तो ऐसा प्रयोजन है या फिर ऐसी मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसी आवश्यकता है कि एक प्रशिक्षित पुरुष कर्मचारी वहां पर एक ढीले ढाले कपड़े पहनकर जाए और उन मशीनों पर कार्य करे। खतरनाक मशीनों पर किशोरों का रोजगार, तो खतरनाक मशीनों पर किशोरों को काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। बिजली काटने के लिए हड़ताली गियर या डिवाइस लगाए जाने चाहिए। क्या है, तो यह सब सुरक्षा के उपाय है, ताकि बिजली का अगर कोई समस्या होती है तो उससे क्या हो कि बिजली काटने के समय किसी को कोई और समस्या क्रिएट नहीं हो। स्वक्रियाशील मशीनें, ऐसी मशीनें लगाई जानी चाहिए जिसपे कि मानव श्रम की आवश्यकता कम लगे और मानव को नुकसान कम से कम हो, और मनुष्य जो है कम से कम मशीन से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे, तो फिर उससे क्या होगा कि मानव को कम से कम नुकसान होगा। लिफ्ट लहरा, कर्मचारियों के जो काम होता है, जो संगठन होता है, तो उसके आसपास में लिफ्ट ये सब अच्छे तरीके से काम करते रहे। ऐसा ना हो कि समय पर लिफ्ट ही बंद हो जाए, आग लग गई, लिफ्ट में बैठे हुए हैं और लिफ्ट ही बंद हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक तरह से सुरक्षा उपाय हैं। अब आगे क्या है कि महत्वपूर्ण व्यापक औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रम के तथ्य। तो ऐसा कि कोई संगठन है, वहाँ पर औद्योगिक स्वास्थ्य ठीक रहे और सुरक्षा बनी रहे, तो उसके लिए कुछ चीज़ें की जाती है। जैसे कि चिकित्सक और नर्स की एक पेशेवर जो नर्स का एक पेशेवर कर्मचारी संगठन है, वो तैयार कर दिया जाता है। संगठन के भीतर चिकित्सक और नर्सों का एक अलग ग्रुप होता है। काम के दौरान पूर्व रोजगार और रोजगार के बाद मेडिकल चेकअप की व्यवस्था, व्यावसायिक चोटों और बीमारियों के लिए उचित प्राथमिक उपचार, गैर व्यावसायिक बीमारियों के लिए कर्मचारियों का उचित प्राथमिक उपचार। तो ये सारी चीज़ें जो है की जाती है और ये सब तत्व है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे।
कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकता और लाभ। क्यों आखिर कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा की बात की जाती है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके लाभ क्या है? तो देखिए, दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात की जाती है। व्यक्तिगत चोटों को कम करने के लिए कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात की जाती है। जीवन के नुकसान की जांच करने के लिए कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात की जाती है। संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए भी कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा की बातें की जाती है। देखिए, कार्यस्थल दुर्घटना के कारण और रोकथाम की चर्चा कीजिए। तो यह एक अगला क्वेश्चन है। देखिए, तेजी से जो औद्योगिकीकरण हो रहा है और जो तेजी से औद्योगिकीकरण का विस्तार हो रहा है, उद्योग धंधों का विस्तार हो रहा है, मौजूदा कारखानों में सुधार जो हो रहे हैं और नए नए उद्योग धंधों की जो स्थापना हो रही है, यही औद्योगिक खतरों और दुर्घटनाओं की वृद्धि के कारण भी है। थोड़ी सी भी लापरवाही के कारण किसी भी समय बड़ी सी घटना हो सकती है। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, छोटा सा गैस लीक हुआ था और इस वजह से इतना बड़ा त्रासदी जो है हमें देखने को मिला था इंडिया में, और आज भी वहाँ के लोग गूंगे बहरे पैदा होते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, लंगड़े लूल्हे पैदा होते हैं। अब देखिए, कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि कार्यस्थल दुर्घटना के कारण और रोकथाम। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कार्यस्थल दुर्घटना के कारण में, तो तकनीकी दुर्घटना, अगर मशीनें दोषपूर्ण है, पुरानी मशीनें हैं, तो दुर्घटना हो सकती है। मशीन, औजार और उपकरणों का ठीक ठाक से रखाव नहीं किया गया, रख रखाव, तो दुर्घटना हो सकती है। मशीन पर काम करते समय सुरक्षा गार्ड का उपयोग नहीं किया है, तो दुर्घटना हो सकती है। फिर जो सुरक्षा उपकरण है वो दोषपूर्ण है, अपर्याप्त है, या फिर मशीनों की खतरनाक व्यवस्था है, भीड़ भाड़ वाली मशीनें हैं, तो दुर्घटना हो सकती है। मनोवैज्ञानिक, जैसे होता है ना कि कोई कर्मचारी थक जाता है, काम करते करते ओवरवर्क से थक जाता है, एक रास्ता, तो ये सब रीजन क्या है, तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक कारक है। किसका? तो कार्यस्थल दुर्घटना का। लापरवाही, भय, घबराहट, आवेग, ये सब जो है ना समस्या है। व्यक्तिगत समस्याओं की बात करते हैं, जो गलत तरीके से भर्ती की जाती है कर्मचारियों की, वह भी दिक्कत है, वह भी एक समस्या है, वह भी एक चुनौती है, और यह भी एक कारण बनता है कार्यस्थल दुर्घटना का। व्यक्तिगत और सामाजिक कारक भी फैक्टर्स होते हैं, अज्ञानता, पारिवारिक समस्या, फिर आयु कम है और बड़े बड़े काम में लगा दिए जाते हैं, तो फिर दिक्कत आती है। गैर पालन, जैसे कि सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करना, जो सुरक्षा उपकरण है उसका उपयोग नहीं करना, और फैक्ट्री एक्ट की जो धारा है 21 से 44, इसके तहत जो निर्धारित उपाय किए गए हैं उसको नहीं देखना। अब औद्योगिक दुर्घटना को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? सबसे पहला, सुरक्षा कार्यक्रम। सुरक्षा कार्यक्रम में क्या होता है कि शीर्ष प्रबंधन द्वारा सहायता दी जाती है। जो बड़े बड़े जो प्रबंधन होते हैं वो कहते हैं कि कम काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, और इससे कि क्या होगा कि कोई दुर्घटना घटित नहीं होगी। सुरक्षा निदेशक नियुक्त करना, जो कि हर समय संगठन में सुरक्षा का कार्य जो है वो देखता रहेगा। फिर इंजीनियरिंग, एक सुरक्षित संयंत्र और संचालन, एक इंजीनियरिंग विभाग होना चाहिए जो कि सभी संयंत्र, जो भी सभी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो औजार हैं, उसके ठीक ठाक संचालन को देखे और उनकी देख रेख करे। आई बात समझ में या नहीं आई? फिर कर्मचारियों को सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए शिक्षित करना, श्रमिकों की सुरक्षा देना, श्रमिकों को सुरक्षा देना, तो यह सब भी एक फैक्टर है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। यहाँ और कुछ बताने लायक है क्या? और ये तो मैं बता ही चुका हूँ, कर्मचारी स्वास्थ्य में तो यहाँ कुछ बताने वाला है नहीं। आगे देखते हैं। इंजीनियरिंग दृष्टिकोण, देखिए जो डेंजरस पार्ट्स हैं, जो खराब पार्ट्स हैं, उसको ढक दिया जाए या उसको बदल दिया जाए, ये कहा जाता है। इसके माध्यम से इसकी रोकथाम की जा सकती है। फिर गार्ड की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। कहीं खतरनाक जगह है जहाँ पर मशीनें खतरनाक लगी हुई है, वहाँ आदमी न जाए, तो उसके लिए गार्ड की व्यवस्था कर दी जाए। सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था की जाए, बेहतर अच्छे सुरक्षा उपकरण हो। संचालन करने में सुधार हो, मतलब कि ऐसा है कि जो मशीनों का जो संचालन हो रहा है तो उसके संचालन में सुधार हो, तो इससे भी रोकथाम की जा सकती है। कर्मचारी परामर्श क्या है, व्याख्या कीजिए, अथवा कर्मचारी परामर्श के स्वरूप और विस्तार की व्याख्या कीजिए। तो इसको मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी पानी पी लेता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो वर्तमान समय है ना, यह बहुत ही अनिश्चित है। कब कौन जिंदा रहेगा, कब कौन मर जाएगा, कब कौन तनाव में चला जाएगा, इसके बारे में बता पाना कुछ भी असंभव है। तो व्यक्ति का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा है, ठीक है। और जीवन की आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, और उसके लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। और नौकरी के जो अवसर हैं वो भी ज़्यादा नहीं है, महंगाई बहुत अधिक है। महंगाई क्या है, तो बहुत अधिक है। और इंसान की जो अपेक्षाएं हैं वो बढ़ रही हैं, और इस वजह से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि नौकरियों में जो व्यक्ति है ना, वो स्वयं को एक तरह से तनाव की स्थिति में पाते हैं, क्योंकि संगठन को भी बेहतर उद्देश्य से बेहतर लक्ष्य चाहिए। जो कर्मचारी काम कर रहा है
तो संगठन ये चाहता है ना कि कर्मचारी से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सके, जिससे कि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। और खुद कर्मचारी ये चाहता है कि वो संगठन के काम कम से कम करे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति ज़्यादा से ज़्यादा करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। तो इस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में विरोधाभास है। देखिए, कर्मचारी अपने फायदे की बात करता है और संगठन अपने फायदे की बात करता है, तो ऐसी स्थिति में तनाव पैदा होता है। तो तनाव जो है वो एक तरह से क्या होता है कि कर्मचारी को काम की जिजीविषा से दूर भगाता है, काम से दूर भगाता है। तो इस समय में जो चीज़ें की जाती है उसे हम कर्मचारी परामर्श कहते हैं। उस समय में कर्मचारियों को परामर्श दिया जाता है, कर्मचारियों के तनाव को कम करने की कोशिश की जाती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि परामर्श का उद्देश्य है अपने जीवन के कठिन समय के दौरान कर्मचारियों की सहायता, क्या भाई कितना बड़ा हो गया, हाँ, कर्मचारियों की सहायता और सहायता प्रदान करना, ताकि वो समस्याओं और चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। और यह आमतौर पर कर्मचारियों और परामर्शदाता के बीच एक निजी आमने सामने की बैठक के रूप में आयोजित किया जाता है, जहां परामर्शदाता कर्मचारी की समस्याओं को समझने और उस पर सुझाव देने का प्रयास करते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। ये लंबा चौड़ा भाषण लिखा गया जो कि मतलब कुछ बोलने लायक है नहीं। जो कर्मचारी परामर्श है उसका महत्व क्या है, तो देखिए कर्मचारी परामर्श से क्या होता है कि यह कर्मचारियों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां वे अपने पर्यवेक्षकों के साथ अपने तनाव, संघर्ष, चिंताओं और समस्याओं को साझा करते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यह कर्मचारियों को उनकी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद करता है और उनसे उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने में मदद करता है। और ये कौन करता है, तो कर्मचारी परामर्श करता है। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। देखिए, जो परामर्श सत्र होता है कर्मचारियों का, उसमें क्या होता है कि कर्मचारियों को व्यवसाय के माहौल को समझने और आगे के सुधार के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने के का अवसर प्राप्त करने में मदद करती है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब है कि जो कर्मचारी परामर्श है, तो इसकी प्रक्रिया क्या है या फिर इसके चरण क्या है। तो सबसे पहले होता है रिपोर्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ये देखा जाता है कि कौन सा कर्मचारी किस तरह की समस्या से ग्रसित है, उसके साथ क्या हो रहा है, पहले ये देखा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा होता है मूल्यांकन। पहले ये सारी चीज़ें हो गई, तो अब उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि किस हद तक कौन सा कर्मचारी किस समस्या से ग्रसित है और वो समस्या क्या है जिससे कि कर्मचारी को मतलब परेशानी हो रही है। फिर उसके बाद लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि यह तीसरा चरण है। इसमें ध्यान दिया जाता है कि लक्ष्य निर्धारण से एक सहयोगी फोकस कैसे और इस प्रक्रिया के 3 CS पसंद, परिवर्तन और मैथुन का उपयोग दर्शाता है। तो ऐसा है कि जब सब कुछ पता चल जाता है तब ये देखा जाता है कि कर्मचारी की पसंद क्या है और इसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं और फिर इसमें क्या क्या चीज़ों को उपयोग में लाया जा सकता है। फिर हस्तक्षेप किया जाता है। अगर कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो संगठन की ओर से हस्तक्षेप किया जाता है। फिर उसको चेक किया जाता है कि कर्मचारी हैं वो क्यों मतलब समस्या से ग्रसित है, क्या समस्या है। तो फिर उसको समस्याओं को फिर निपटने का काम जो है वो किया जाता है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब है तनाव और तनाव प्रबंधन पर चर्चा कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो तनाव एवं तनाव प्रबंधन की बात की जा रही है, इसको मैं पहले भी BPAS 186 में डिस्कस करवा चुका हूँ और उस बुक का नाम था तनाव एवं समय प्रबंधन। तो इसको मैं एकदम शॉर्ट में बता दूंगा। हालांकि मैं सब कुछ तो शॉर्ट में ही बताता आ रहा हूँ और भी शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। तो इसको इरेज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तनाव की बात करें तो हम देखिए 2 तरह के तनाव होते हैं, सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव। तो सकारात्मक तनाव जैसे कि आप देख लीजिए, कोई आदमी खेल खेलने को जाता है, जैसे कोई कॉमनवेल्थ गेम में जाता है, कोई एथलीट में जाता है, कोई मैराथन में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं खेल खेलने के लिए जाता है, तो वो तब तनाव में रहता है, वो तनाव में रहता है। और वो जब तनाव में रहता है तो उसे हम बेहतर तनाव कहेंगे, सकारात्मक तनाव कहेंगे, क्योंकि उस तनाव के माध्यम से वो अपना बेहतर देने की कोशिश करता है। कोई भारत देश का वासी कोई विदेश में जाकर गेम खेलने की कोशिश करता है तो वो चाहता है कि हम भारत देश का नाम रोशन करें, तो उसके ऊपर एक तनाव पैदा होता है। तो वो क्या है, सकारात्मक तनाव है। अब नकारात्मक तनाव की बात करते हैं। कार्यस्थल पर कुछ घटनाएं घटित हो गई तो इंसान नकारात्मक तनाव का शिकार हो जाता है। ज़्यादा सोचने से इंसान नकारात्मक तनाव का शिकार हो जाता है। इससे उसकी समस्याओं इससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो तनाव शब्द शारीरिक तथा वैज्ञानिक आधार पर किसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हार्मोन की प्रक्रिया है और
इन्होंने तनाव के 2 प्रकार बताए हैं, और ये कौन थे? हेंस शैले। और हेंस शैले ने कौन से 2 प्रकार बताए थे? तो एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, जो कि अभी मैं तुरंत डिस्कस कर चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए दोस्तों, तनाव की विशेषताओं की बात की जा रही है, या फिर तनाव कैसे प्रलक्षित होता है, कैसे नजर आता है, वो बात की जा रही है। तो तनाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति का प्रकटीकरण है। तो तनाव की स्थिति में व्यक्ति मानसिक तौर पर ग्रसित होता है, या तो वो मतलब एकांत खोजेगा, चिड़चिड़ापन दिखाएगा। कभी कभी उसकी शारीरिक स्थिति में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलती है। जो तनाव की स्थिति में कोई व्यक्ति या कर्मचारी क्या होता है, कभी उसके सिर में दर्द होगा, कभी उसको काम में मन नहीं लगेगा, कभी आंख में दर्द होगा, कभी वो मतलब सोने की स्थिति में आ जाएगा। तो तनाव सदैव हानिकारक नहीं होता है, मैं बता चुका हूँ। फिर तनाव का प्रभाव स्वयं के साथ व्यक्तियों पर ही पड़ता है, मतलब खुद ही पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब तनाव के लक्षण, तो तनाव के लक्षण कैसे हो सकते हैं? सिर दर्द होना, उसके बाद नींद न आना, अकेलापन, चिड़चिड़ापन, अपच, और उसके बाद और भी कई सारी चीजें हैं। तो यही तनाव के लक्षण हैं। चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, या फिर काम ना करने की इच्छा, घरेलू समस्याओं की वजह से तनाव। तो ये सब तनाव के लक्षण हैं। तनाव के प्रकार, तो तनाव के प्रकार तो मैंने बता दिया आपको, एक सकारात्मक तनाव, एक नकारात्मक तनाव। तो सकारात्मक तनाव मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर नकारात्मक तनाव की बात ज़्यादा की जा रही है। तो इसमें क्या होता है ना कि व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क दोनों एक तरह से समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। तो इसे हम तनाव कहते हैं, और ये दागी तनाव भी कहलाता है। और जो तीसरा, यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया, जो मैं तो बता चुका था, सकारात्मक और नकारात्मक, लेकिन सॉरी, यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया, तो वो मैं उसको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रकार का तनाव को जो है ना, सबसे पहले प्रकार के तनाव को अल्प तनाव कहते हैं, जो कि थोड़े समय के लिए रहता है। जैसे कि अचानक वातावरण में परिवर्तन हुआ और वो हवाओं की तरह बहकर चला गया। जैसे पति पत्नी में लड़ाई हुई, 10 मिनट के लिए लड़ाई हुई, 15वें मिनट में भूल गए। तो ये अल्प तनाव है। दूसरे प्रकार का तनाव है दागी तनाव, जिसमें व्यक्ति शरीर और मस्तिष्क दोनों ही तरह से मतलब अपने आप को असफल पाता है। जैसे कि नौकरी पर गया, संगठन में काम करने को गया, किसी दूसरे सीनियर अधिकारी से बहस हो गई, सीनियर अधिकारी ने क्या किया, तो उसको उसका डिमोशन कर दिया, उसको निचले पद पर ला दिया। अब बेचारा एक तरह से शरीर से भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको काम करने में मन लगेगा नहीं, क्योंकि वो पहले जिस ओहदे पर था वो अब उससे नीचे आ चुका है। तो अब उसको छोटे स्तर के कर्मचारियों के साथ काम करने में मन नहीं लगेगा। तो शारीरिक और मानसिक तौर पर वो दोनों ओर से अपने अंदर आघात को महसूस करेगा। माथे में दर्द होगा उसके फिर पेट में दर्द होगा, नींद नहीं आएगी, परेशान रहेगा। तो ये दागी तनाव हुआ। तीसरे तनाव की बात करते हैं, तो इसे सबसे खतरनाक तनाव कहते हैं। इसमें इंसान बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता है, जैसे कि पेट दर्द, माथा दर्द, रोना, बिलखना, चिड़चिड़ापन, अकेलापन। तो ये सब क्या है? खतरनाक तनाव है, और ये जल्दी ठीक नहीं होता है। तनाव के कारण क्या हो सकते हैं? तनाव के कई कारण हो सकते हैं। आपसी कलह, घर की समस्या, कार्यस्थल पर बदमाशी, कार्यस्थल पर कोई समस्या हुई, फिर मन में कुछ अंधाधुंध या ज़्यादा सोचना, ये सब तनाव के कारण है। इसी वजह से तनाव होता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब तनाव को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो सबसे पहले बेहतर समय प्रबंधन हो, काम समय पर करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहे। उसके बाद किसी भी काम को छोटा करके ना आके हर काम को बराबर समझे, हर काम को सुव्यवस्थित तरीके से करने की कोशिश करें। अपने आप को एकदम मनोरंजन से लेस रखें और लवरेज रखें, और इसके साथ अपना काम करें, तो आप तनाव में नहीं जाएंगे, या कोई भी मनुष्य तनाव में नहीं जाएगा। तो यही तनाव प्रबंधन संबंधी सुझाव है। अब आगे कुछ नहीं है दोस्तों। इसी के साथ ये जो है PDF ख़त्म हो जाता है। जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने सब बता दी हैं आप लोगों को। ये PDF 9523779253 पर व्हाट्सएप करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, मोहनीश आर्यन, नीचे छोटा सा एक डैश दे करके इंस्टा पे। कहाँ पे? तो इंस्टा पे। यहाँ पे मैं आपके हर समस्याओं का समाधान जो है वो अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।